अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता एपिसोड 68। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। मैंने सोनिया के दिमाग में कहा, सोचती क्या हो, मैं तुम्हें गायब करके यहाँ तक ले आया। तुम मेरे मशवरे पर अमल करना नहीं चाहती थी। देखो मैंने तुमसे कैसे अमल कराया है। हमेशा और हर जगह जिद अच्छी नहीं होती। अगर वहाँ तुम मुकाबला करती तो तुम्हारा क्या हश्र होता। इस वक्त तुम अस्पताल की तरफ जाती हुई नजर आती। उसने कहा, यू शट अप। तुमने मेरे दिमाग पर कब्जा जमा लिया था। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि आइंदा मेरे साथ ये हरकत ना करना। मैं अभी वापस जाऊंगी और अपनी वो रकम लेकर वापस आऊंगी। ये कहकर उसने गाड़ी को वापस मोड़ लिया। मैंने उस बौने लीडर के दिमाग में झांक कर देखा तो वो लोग अब उस मकान में नहीं थे। सारा माल उठाकर वहां से जा चुके थे। मैं मुतमईन हो गया कि अब वो सोनिया को नहीं मिलेंगे और सोनिया खतरे से बाहर है। ये देखने के बाद मैं मुतमईन होकर उसके दिमाग से बाहर चला आया। अचानक खुशबू का झोंका कमरे में आया। मेरा दिल बाग बाग हो गया, जैसे मैं किसी गुलिस्तान में पहुंच गया था। मैं समझ गया कि वो खुशबू का बदन लेकर आई है। ये सोचकर मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा बदस्तूर बंद था। वो नहीं थी मगर उसकी खुशबू मेरी नथनों से होती हुई मेरे दिल में उतर रही थी, मेरे दिमाग पर छा रही थी। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। वो बेचैन थी। मेरे मुतल्लिक उसे अब भी यकीन नहीं था कि मैं तारिक महमूद हूं। इसलिए वो चोरी चोरी मुझे देख रही थी और तन्हाई में मेरी हरकतों का जायजा लेने के लिए रोशनदान से झांक रही थी। मैंने रोशनदान की तरफ दानिस्ता नहीं देखा। अनजान बनकर अपना लिबास बदलने लगा कि जैसे अब मैं सोने के लिए जा रहा हूं और लिबास तब्दील करना चाहता हूं। तब वो फौरन ही रोशनदान से गायब हो गई। मैं उसके दिमाग में झांक रहा था। वो रोशनदान के दूसरी तरफ एक ऊंची तपाई पर चढ़ी हुई बैठ गई थी। अभी उधर नहीं देख रही थी। उसका दिल बस यूं ही जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर तक अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता तपाई से उठी और रोशनदान से झांकने लगी। झांकते ही वो फिर जल्दी से बैठ गई। कमरे के अंदर मुझे देख ना सकी। मैंने मुस्कुराते हुए बिस्तर पर आकर एक स्लीपिंग सूट उठाया, फिर उसे पहन लिया और पहनने के बाद बिस्तर पर आराम से लेटकर बत्ती बुझा दी। मैंने सोने से पहले रसवंती के दिमाग में झांक कर देखा। मुझे अब उसकी खैरियत हर लम्हा मालूम करते रहना चाहिए था, क्योंकि उसके लिए खतरा पैदा हो गया था और मैं नहीं चाहता था कि किसी वक्त उसे कोई भी बेकार कैंप पहुंचा दे। इस वक्त शायद रंगून में रात के 3 बजे होंगे। वो गहरी नींद सो रही थी। मैंने उसके ख्वाबीदा दिमाग से मालूम किया तो पता चला वो अभी अस्पताल में है। रंगून में रेड पावर का जो बॉस था और जिसे मैं आईने के सामने बेवकूफ़ बना चुका था। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा, वो सो रहा था। उसके ख्वाबीदा जहन ने मेरे लिए मालूमात फराहम की। हुआ ये था कि 2 घंटे बाद उसे फ़ोन मौसूल हुआ था और उसे कहा गया था कि वो किस बिना पर यह महसूस करता है कि रसवंती या फरहाद फिर टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल करने वाले हैं। आईने के सामने उसने जो कुछ भी हरकत की वो नशा हो सकता था। बाज़-औक़ात 2 पैग में भी नशा हो जाता है और आदमी किसी वजह से बहकने लगता है। बॉस ने जवाब दिया था, हरगिज़ नहीं। मैं दूसरे मामलात में नॉर्मल रहा और आईने के सामने पहुंचकर अपने आप को गुम कर देता था। इसी वजह से मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं रहता था और थोड़ी देर के लिए किसी दूसरे की मुट्ठी में चला जाता था और वो किसी ख्याल ख्वां की ही मुट्ठी हो सकती है। उससे जवाबन कहा गया, ठीक है, किसी और से भी इस बात की तस्दीक की जाए कि ख्याल ख्वानी का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। जब तक इस बात की तस्दीक ना हो रसवंती को इसी अस्पताल में रखकर इलाज कराया जाए। जब तस्दीक हो जाएगी तो पहली फुर्सत में इतला दी जाए। उसके बाद मैं आगे हुक्म जारी करूंगा कि तुम लोगों को क्या करना चाहिए, वैसे आप मोहतात रहो और जब तक इस बात की तस्दीक ना हो रसवंती के खिलाफ कोई कदम ना उठाओ और फरहाद का नाम इज्जत से लेते रहो। वह फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू यहाँ ख़त्म हो गई। मैंने उसके दिमाग से गुफ्तगू की तफसील सुनी तो इत्मीनान हो गया कि अब रसवंती के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा और उसका बाकायदा इलाज होगा। मैंने उसी वक्त उस बॉस को नींद से जगा दिया और उसे वहां से उठाकर कद्दे आदम आईने के सामने ले गया। आईने के पास पहुंचकर उसने लाइट रोशन की, फिर आईने में अपने आप को देखने लगा। उसी वक्त मैंने पूरी तरह उसके दिमाग पर काबिज होकर उसकी ज़ुबान में कहा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम अभी मास्क मैन को यह पैगाम पहुंचाओ कि टेलीपैथी की तस्दीक हो चुकी है। इस वक्त मुझे नींद की हालत में जगाया गया है ताकि मैं ये पैगाम दे दूं और इस बात की तस्दीक कर दूं। ये कहने के बाद मैंने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो अब तक आईने के सामने कह चुका था। दूसरे लफ्ज़ों में आईने का अक्स उससे कह चुका था। वो आंखें मल मल कर आईने में देखने लगा। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, अच्छी बात है, समझ गया, मुझे क्या करना चाहिए। मैं अभी टेलीफोन कर रहा हूँ। वो टेलीफोन के पास जाकर रिसीवर उठाने के बाद नंबर डायल करने लगा। थोड़ी देर बाद राब्ता कायम हो गया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, कॉल अटेंडिंग, कैसेट ऑन है, अपना पैगाम रिकॉर्ड करा दो, बाद में जवाब दिया जाएगा। वो अपना पैगाम रिकॉर्ड कराने लगा। उसने बताया कि उसे रात के 3 बजे गहरी नींद से बेदार किया गया है। किसने बेदार किया ये उसे पता नहीं, लेकिन अचानक ही बेदार होने के बाद आईने के सामने पहुंच गया। फिर उसी तरह आईने ने उसे मुखातिब किया और इस बात की तस्दीक की थी कि टेलीपैथी का इस्तेमाल हो रहा है और ये कि मैं अभी फ़ोन उठाकर इस बात की तस्दीक कर दूं कि कोई ना कोई टेलीपैथी के जरिए हम लोगों को ट्रैप कर रहा है। लिहाजा मैं अब भी वही बात दोहराऊंगा कि मैं रसवंती के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता और ना ही मैं उसे अस्पताल से उठाकर बेगार कैंप पहुंचाऊंगा। दैट्स ऑल। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया।
इतनी रात को उसकी नींद उचाट हो गई थी, वो जमा ही लेने लगा। मैं उसके दिमाग से वापस आ गया। इसके बाद थोड़ी देर तक सिगरेट सुलगाकर उसके कश लगाता रहा। फिर सोनिया के दिमाग में पहुंच गया। वो अब अपने घर वापस आ गई थी, जहां उसकी रिहाइश का इंतजाम किया गया था। वो उसी बंगले की एक ख्वाबगाह में लेटी हुई थी। उसके कार के डैशबोर्ड से तमाम रकम निकाली गई थी। उन बॉनों ने उसके लिए सिर्फ $5,000 छोड़े थे। इतनी सी रकम में वो कहीं किसी क्लब में जुआ खेलने नहीं जा सकती थी, और उसकी तबीयत अब उचाट हो गई थी। बोनों ने उसका मूड खराब कर दिया, इसलिए वो सोने के लिए घर वापस आ गई। मैं उसके दिमाग से वापस आ गया। रावी चैन लिखता था, इसलिए मैं भी अपने दिमाग को हस्बे मामूल हदायत देकर चैन से सो गया। सुबह 6 बजे तक आराम से सोता रहा। जब आंख खुली तो सबसे पहले मैंने शहनाज की खबर ली। मुझे मालूम होना चाहिए था कि वो मेरे मुतल्लिक क्या क्या सोचती रहती है और क्या करती रहती है। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा तो सुबह उठकर योगा की मशकों के तौर पर वर्जिश कर रही थी। वो वाकई अपने बदन को अपनी जवानी का सबसे बड़ा सरमाया समझती थी। इसकी सिर्फ हिफाजत ही नहीं करती थी, बल्कि वर्जिश वगैरह के जरिए उसे सेहतमंद बनाकर रखना भी जानती थी। शहनाज के बदन से फूटने वाली खुशबू मुझे पागल बना देती थी। मैंने कितनी बार जतन किया कि उसके सामने पहुंचकर उसे अपना बना लूं, लेकिन मैं तो उसका ताबे फरमान बनकर रह गया था। और अब भी यही समझता था कि जब भी उसके सामने जाऊंगा, उसकी मर्जी के खिलाफ उसे हासिल करना तो दूर की बात है, हाथ भी नहीं लगा सकूंगा। मैं सुबह सवेरे कोई ऐसी तदबीर सोचने लगा जिस पर अमल करने के लिए शहनाज मुझे अपनी खुशबू के जरिए जेर न कर सके। बहुत देर तक सोचते रहने के बाद घूम फिर कर यही बात दिमाग में आती थी कि किसी तरह उसे वो तिलिस्मी उपटन लगाने से रोक दिया जाए। ना वो उपटन लगाएगी, ना उसके बदन से खुशबू फूटेगी। लेकिन जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक था, वो कई बरस से उपटन इस्तेमाल करती चली आ रही थी। उसकी खुशबू उसके रुएं रुएं में रच बस गई थी। 2-4 बार या चंद महीनों तक अगर वो उपटन ना भी लगाती तो उसके लिए कोई फर्क ना पड़ता। उसके पसीने से भी वही खुशबू फूटती रहती थी। मेरी समझ में कोई तदबीर नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह इस खुशबू के तिलिस्म से निकल सकता हूँ और उसे अपने ताबे फरमान कैसे बना सकता हूँ। मैंने उसके मुतल्लिक सोचना छोड़ दिया। ख्वामखा बेचैनी बढ़ जाती थी और अपनी नाकामी का एहसास परेशान करता। मैं गुसल खाने में चला गया। वहां मैंने खूब जी भर के गुसल किया। फिर मैं एक अच्छा लिबास पहनकर डाइनिंग रूम में नाश्ता करने आया तो थोड़ी देर बाद शहनाज भी वहां पहुंच गई। वो भी गुसल करने के बाद एक साड़ी पहने हुए थी, बाल बिखरे हुए थे, गजब की हसीन और नौजवान नजर आ रही थी। कोई कह नहीं सकता था कि उसने कुछ अरसा तारिक महमूद के साथ इज़्दवाजी जिंदगी गुजारी है। उसमें दोशीज़गी का भरपूर निखार था और ऐसी शादाबी थी कि जिसे देखने के बाद आदमी देखता ही रह जाता है। मैं उसे सैरज़दा होकर देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? पता नहीं ये दुनिया में सारे मर्द औरत को देखकर ललचाते क्यों हैं? सारी औरतों को देखकर नहीं ललचाते, तुम्हारी मिसाल तो कहीं मिलती नहीं है। तुम्हें देखकर सारे मर्द ललचाते होंगे। दूसरी औरतें अगर उनके लिए पुरकशिश होती हैं तो हसूल के काबिल भी होती हैं, लेकिन तुम नाकाबिल हसूल है इसलिए और ज़्यादा ललचाती हो। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं एक बार तुम्हें जी भर के अच्छी तरह छू कर देखूँ। तुम्हारी ये शदीद ख्वाहिश तुम्हारे साथ कब्र तक जाएगी, मगर तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकोगे। मैंने कसम खाई है कि दुनिया का कोई मर्द मुझे हाथ नहीं लगा सकेगा। तुमने फजूल सी कसम खाई है। मर्द के मायने होते हैं नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला, और दुनिया में इतने सारे मर्द हैं, उनमें कोई तो ऐसा मर्द होगा जो नामुमकिन को मुमकिन बना देगा और एक दिन तुम्हें हासिल कर लेगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। बहरहाल देखा जाएगा। मैं नाश्ता करने के बाद होटल मेट्रोपोल जा रहा हूँ और वहां से अपना सामान ले आऊँगा। तुम ख्वामखा मेरे शौहर बनकर मेरे पीछे पड़ गए हो। क्या तुम किसी तरह मुझसे अलहदगी इख्तियार नहीं कर सकते? अगर मैं ये मान भी लूँ कि तुम तारिक महमूद हो तो मैं तुमसे तलाक का मुतालबा करती हूँ। मैंने अभी दुनिया के तमाम मर्दों को चैलेंज किया है कि कोई तुम्हें छू नहीं सकता। मैं कम अज़ कम शौहर होने के रिश्ते से तुम्हारे करीब तो रह सकता हूँ। ये जो सहूलत मुझे हासिल है, मैं उससे दस्तबरदार नहीं होना चाहता। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मैं तुम्हें तलाक देने के सिलसिले में मुँह मांगी रकम दूंगी। तुम्हारी हर शर्त पूरी कर दूंगी। अगर हर शर्त पूरी कर सकती हो तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इसका मतलब यह है कि तुम खुदगर्ज हो, सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए मेरे शौहर बने हुए हो। दुनिया का हर शौहर अपनी बीवी को हासिल करने के लिए शौहर बनकर रहता है। अगर बीवी साथ रहना ना चाहे तो वह हर सूरत में तलाक लेने के लिए राजी हो जाती है। तुम भी अच्छी तरह गौर कर लो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो या मेरी एक शर्त पूरी करके तलाक लेकर हमेशा के लिए मुझसे निजात हासिल करना चाहती हो। मैं नाश्ता कर चुका था, वहां से उठकर जाने लगा। उसने कहा, सुनो, मैं एक शख्स का पता बताती हूँ, वहां जाकर मेरी रकम उससे ले आओ। क्या मैं उम्मीद करूं कि तुम ईमानदारी से मेरे 5,000 रुपये मुझ तक पहुंचा दोगे? मैंने कहा, तुम मुझ पर भरोसा करने पर मजबूर हो। तुम जानती हो कि मैं या दुनिया का कोई और मर्द तुम्हारा इतना दीवाना हो जाता है कि वो तुमसे दगा नहीं कर सकता, तुम्हारी हर बात मानने के लिए राजी हो जाते हैं। मैं भी तुम्हारी वो रकम तुम्हारे पास ईमानदारी से पहुंचा दूंगा। तुम मुझे पता बता दो। उसने मुझे एक शख्स का पता बताया जिसका नाम मलिक नवाज था। वहां से 2 मील के फासले पर उसकी एक कोठी थी जिस पर बाथिंग इन परफ्यूम यानी खुशबू का गुसल वाला साइन बोर्ड लगा हुआ था। जिस तरह मर्द शहनाज के दीवाने बन जाते थे, उसी तरह औरतें भी और खुसूसन नौजवान लड़कियां भी उससे दोस्ती की ख्वाहिशमंद होती थीं। उससे यह राज मालूम करना चाहती थी कि उसके बदन से इस कदर खुशबू क्यों फूटती है। शहनाज उन्हें झूठ मूठ बाथिंग इन परफ्यूम का पता बता देती थी और उन्हें ये यकीन दिलाती थी कि वो वहां जाकर खुशबू का गुसल करती है। लड़कियां इस लालच में आकर वहां चली जाया करती थीं। अब वहां जाने के बाद क्या होता था ये मुझे नहीं मालूम था,
ये मालूम करने के लिए मैंने वहां जाना मंजूर कर लिया और अपनी दिलचस्पी के तहत 2 मील के फासले पर आध घंटे के अंदर पहुंच गया। मैंने वहां पहुंचकर देखा कोठी के सामने एक बड़ा सा साइन बोर्ड बाथिंग इन परफ्यूम का लगा था। उस साइन बोर्ड को पढ़ने के बाद ख्याल पैदा हुआ कि लड़कियां यहाँ आकर किस तरह बेवकूफ़ बनती होंगी। जाहिर है कि जब वो यहाँ से खुशबू का गुसल करके जाती होंगी या अपने बदन पर किसी खुशबू की मालिश करवाती होंगी तो वो खुशबू कितनी देर तक रहती होगी। शहनाज के बदन की तरह पायदार तो कभी ना होगी, बल्कि वहां से निकलते ही घर पहुंचने तक वो खुशबू खत्म हो जाती होगी। तो फिर ये फ्रॉड वाला कारोबार कैसे चल रहा है? मेरे दिल में तजस्सुस पैदा होने लगा। मैंने दरवाजे पर पहुंचकर कॉल बेल के बटन को दबाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। एक उधेड़ उम्र की ऐसाई औरत नजर आई। उसने मुझे सवालिया नज़रों से देखा तो मैंने कहा कि मैं मलिक नवाज से मिलने आया हूँ और मुझे शहनाज ने भेजा है। वो बोली, हाँ अभी मैडम शहनाज का फ़ोन आया था, आप अंदर ही आ जाएं। मैं एक सजे सजाए ड्राइंग रूम में पहुंच गया। मुझे वहां बैठने के लिए कहा गया। मैं बज़ाहिर एक सोफे पर बैठ गया, मगर उस उधेड़ उम्र की औरत के दिमाग में बैठकर उसके साथ चलता हुआ एक बेडरूम में पहुंचा। वहां मलिक नवाज के साथ एक लड़की अलग सोफे पर बैठी हुई थी और अपने आंसू पहुंच रही थी। मलिक नवाज ने उस उधेड़ उम्र औरत को देखकर पूछा, मादाम कौन आया है? मादाम ने जवाब दिया, शहनाज का आदमी है, मैंने ड्राइंग रूम में बिठाया है। ठीक है, वो शहनाज की रकम लेने आया होगा। पहले ड्राइंग रूम से शहनाज को फ़ोन करो और उससे रब्ता कायम करने के बाद बताओ कि उसका आदमी यहाँ पहुँच गया है, और वो पहले अपने आदमी से बात करके इस बात की तस्दीक कर ले कि वो रकम इसी शख्स को देना है, तब हम उसके 5,000 दे देंगे। मादाम ये सुनकर ड्राइंग रूम में आई। फिर उसने उसकी हदायत के मुताबिक टेलीफोन का रिसीवर उठाकर शहनाज से रब्ता कायम किया। शहनाज से जब बातें होने लगी तो मुझे भी उससे फ़ोन पर गुफ्तगू कराई गई। जब इस बात की तस्दीक हो गई कि मैं वही आदमी हूं तो मादाम रिसीवर रखकर फिर उस बेडरूम की तरफ चली गई। इस दौरान मुझे मलिक नवाज के दिमाग में झांकने का मौका नहीं मिला था। उसकी जाते ही मैंने मलिक नवाज की सोच पढ़ी। वो लड़की से कह रहा था, मेरी बात मान जाओ, तुम्हारी इज्जत पर हरफ नहीं आएगा, कोई तुम्हें बदनाम नहीं करेगा, तुम्हारी जितनी तस्वीरें हैं वो सब मेरे पास महफूज रहेंगी और मैं किसी को भी वो तस्वीरें नहीं दिखाऊंगा। लड़की रोते हुए कुछ कहना चाहती थी कि इतने में मादाम पहुंच गई और वो कहते कहते रुक गई। मलिक नवाज अपनी जगह से उठकर तिजोरी के पास गया, फिर उसे खोलकर 5,000 की एक गड्डी निकालते हुए उस लड़की की तरफ देखा और फिर कहा, देखो ये वही तिजोरी है जिसमें तुम्हारी तस्वीरें अभी तक रखी हुई हैं। मैंने कहीं दूर नहीं भेजी हैं, क्योंकि यहाँ जितनी भी लड़कियों की तस्वीरें होती हैं वो हम अपने पास नहीं रखते। यहाँ की पुलिस में अगर कुछ लोग हमारे दोस्त हैं तो कुछ लोग ईमानदार और गैरतमंद भी हैं। ऐसे गैरतमंद पुलिस वाले छापे मारते हैं और हमारे लिए खतरा पैदा हो जाता है। तुम्हारी तस्वीर अभी मेरे पास महफूज हैं, बात मान लोगी तो ये तस्वीरें मैं तुम्हारे सामने ज़ाया कर दूंगा। ये कहकर उसने वो रकम मादाम को दी। मादाम मेरे पास आने लगी। मैं खामोश बैठा हुआ उनकी सोच पढ़ रहा था। मादाम के आने पर यह सिलसिला खत्म हो गया। मैंने उसे 5,000 की वो गड्डी ली और ड्राइंग रूम से बाहर जाने लगा। जब मैं बैरूनी दरवाजे से बाहर निकला तो मादाम ने दरवाजे को बंद कर दिया। उसी वक्त मैं मादाम के दिमाग पर काबिज हो गया। वो अंदर से चिटखनी लगाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे चिटखनी लगाने का मौका नहीं दिया। उसे वहां से पलटाकर बेडरूम की तरफ जाने लगा। जब वो मलिक नवाज के बेडरूम में पहुंच गई तो मैंने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। उसे थोड़ी देर के लिए अजीब सा लगा, मगर फिर सर को झटक कर ये भूल गई कि वो सहरज़दा होकर या नामालूम तरीके से दरवाजे से चलती हुई बेडरूम तक कैसे आ गई थी। उसने मलिक नवाज से कहा, मैंने शहनाज के आदमी को रकम देकर रुखसत कर दिया है, अब मैं किचन की तरफ जा रही हूँ। ये कहकर वो बावर्ची खाने की तरफ जाने लगी। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, फिर अंदर से चिटखनी लगा दी। इसके बाद दबे कदमों चलता हुआ मलिक नवाज के कमरे तक पहुंच गया। मैंने पर्दे को ज़रा सा हटाकर देखा तो दूर सोफे पर वो लड़की रोती हुई नजर आई। वो दुपट्टे से अपने आंसू पहुंच रही थी। जब उसने दुपट्टे को चेहरे के पास से हटाया तो मैंने उसका हुस्न देखा। वो इसलिए बेहद हसीन और पुरशबाब लड़की थी कि वहाँ ऐसी हसीन और जवान लड़कियों को बुलाया जाता था। किसी बदसूरत लड़की का वहाँ गुजर नहीं था। कोई आती भी होगी तो टाल दिया जाता होगा या उसको मुस्तकिल फहरिस्त में नहीं रखा जाता होगा। वो कहने लगी, जब इंसान तबाह होने लगता है तब उसे अकल आती है। आज मैं तबाह हो रही हूँ तो ये बात मेरी समझ में आ रही है कि औरतों को ज़्यादा नुमाइश का आदी नहीं होना चाहिए। कुदरत ने हमें जिस हद तक पुरकशिश बनाया उसी हद तक हमें महदूद रहना चाहिए। लेकिन मैं शहनाज की तरह खुशबू का बदन रखना चाहती थी। मेरी तरह और भी ना जाने कितनी लड़कियां अपने आप को पुरकशिश बनाने के लिए, खुशबू का बदन अपनाने के लिए यहाँ आती होंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों का वास्ता देती हूँ कि मेरी इस गलती को मुआफ़ कर दो। आइंदा मैं कभी इधर का रुख नहीं करूँगी। मेरी तमाम तस्वीरें मुझे वापस कर दो, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। ये कहकर वह चुप हुई। मैं उसके दिमाग में झांक कर देखने लगा कि वो क्या सोच रही है। वो 1 हफ्ता पहले की बातें सोच रही थी, जब वो पहली बार शहनाज के उकसाने पर यहाँ खुशबू का बदन अपनाने के लिए, खुशबू का गुसल करने के लिए मादाम के पास आई थी। मादाम उसे एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में ले गई। वहाँ कितनी ही खुशबुएं नथनों को छू रही थीं। वहाँ मादाम ने उसे पूछा कि वो किस किस्म की खुशबू चाहती है। उस लड़की ने एक खुशबू का इंतखाब किया। तब मादाम ने कहा था कि खुशबू की मालिश कराने के लिए उसे लेटना होगा और इसमें बहुत वक्त लगेगा और उसके पूरे बदन में इस खुशबू की भी मालिश की जाएगी। लड़की पहले हिचकिचाई, फिर उसने कहा था कि मुझे शर्म आती है। मादाम उसे समझाने लगी, शर्माने की कोई बात नहीं, मैं भी औरत हूँ, तुम भी औरत हो, कमरा बंद है और बाहर से कोई नहीं आ सकेगा, इसलिए कि मैंने अंदर से लॉक कर लिया है। तुम अपनी तसल्ली के लिए दरवाजे और खिड़कियां देख लो। उस लड़की ने अपनी तसल्ली के लिए सारी खिड़कियां और दरवाज़ों को देख लिया और मुतमईन हो गई। इसके बावजूद उसकी समझ में नहीं आया कि जब उसने पूरी तसल्ली कर ली थी तो ये तस्वीरें कैसे आ गईं।
बाद में वो सोच रही थी कि उसने रोशनदान और छत की तरफ तवज्जो नहीं दी। हो सकता है कि कोई ऐसा आला लगाया गया हो जिससे उसकी तस्वीरें उतरती गई थी। वो सोच रही थी और मैं पर्दे के पीछे से देख रहा था। मलिक नवाज उसके सोचने के दौरान आकर उसके सोफे पर झुक गया और उसके हाथ को पकड़ रहा था। लड़की तजब्जुब में थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने आप को कैसे बचाए। वो चीख भी नहीं सकती थी, फरियाद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी कमजोरी मलिक नवाज के हाथ में थी। तब मैंने पर्दे के पीछे से कहा, नहीं नहीं, ये बुरी बात है। मलिक नवाज एकदम से लड़की का हाथ छोड़कर उछल पड़ा। दरवाजे की तरफ देखते हुए उसने पूछा, कौन है? पर्दे के पीछे कौन है? मैंने कहा, पर्दे के पीछे कौन होता है, क्या करता है, ये कानून नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारे जैसे मुजरिम हर काम पर्दे के पीछे करते हैं। लेकिन कानून बहुत दिनों तक गूंगा बहरा नहीं रह सकता, ना ही अनजान बनकर रह सकता है। आज वो तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच गया है। ये कहकर मैं पर्दा हटाते हुए कमरे में दाखिल हो गया। वह दोनों मुझे देखकर सहम गए। मलिक नवाज ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, मैं कानून का मुहाफिज हूँ। यूं समझ लो कि कोई पुलिस वाला हूँ। मेरी बात सुनकर वो लड़की घबरा गई, क्योंकि पुलिस वालों के जरिए बात बड़ी फैलने वाली थी। इसके साथ उसकी बदनामी दूर तक जाने वाली थी। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। पुलिस का नाम सुनते उसने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया, क्योंकि अब खुद को छुपाने का और कोई दूसरा रास्ता ना था। मैंने आगे बढ़ते हुए मलिक नवाज से कहा, लाओ वो तमाम तस्वीरें मेरे हवाले कर दो। वो मुस्कुराते हुए बोला, कैसी तस्वीरें जनाब? पहले आप आराम से बैठें और ये साबित करें कि आप पुलिस वाली हैं, फिर आगे बात करें। मैं उसके जरा करीब पहुंचकर बोला, मैं बातों से नहीं लातों से साबित कर सकता हूं कि मैं पाकिस्तानी पुलिस वाला हूं। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो वो तस्वीरें मेरे हवाले कर दो और ज्यादा बातें ना बनाओ। मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है। मैंने उस पर हमला किया तो उसने मेरे हमले को रोक लिया। फिर उसने जवाबी हमला किया। फिर मैंने उसके हमले को रोक लिया। पता चला कि वो लड़ने के फन से वाकिफ है। मैंने पैंतरा बदलकर उसके कमर पर एक लात जमा दी। वो कराते हुए झुका तो मैंने दूसरी लात उसके मुंह पर मारी। वो उलटकर फरज पर बैठ गया। उस वक्त मुझे सोनिया याद आ गई, क्योंकि मैंने उस पर हमला करने के लिए सोनिया का दाव इस्तेमाल किया था। वो जब भी लड़ती थी तो डबल किक से इब्तदा करती थी। मैंने देखा मलिक नवाज के मुंह से खून बह रहा था और वो उसे पहुंचते हुए उठ रहा था और कह रहा था, मैं नहीं जानता कि तुम कौन और क्या चाहते हो। अगर पुलिस वाले हो तो सहूलत से बात करते। तुम कोई डाकू हो, चोर, बदमाश हो। इस तरह किसी शरीफ आदमी के घर में घुस आना कोई शरीफ लोगों का काम नहीं होता। मैंने कहा, हाँ, किसी चोर बदमाश के घर में कोई चोर बदमाश ही घुस कर आ सकता है। मुझे वही समझ लो और तस्वीरें मेरे हवाले कर दो। इस तिजोरी में तस्वीरें नहीं हैं तो फिर किसी दूसरी अलमारी में होंगी। मैं तुम्हें तमाम कमरे की तलाशी लेने की इजाज़त दूंगा, लेकिन तस्वीरें तुम्हें नहीं मिलेंगी। मैं इस लड़की से झूठ कह रहा था और तुम उसे सच समझकर यहाँ चले आए हो। मैं जानता हूँ कि तुम पर्दे के पीछे खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे, मगर मैं महज इस लड़की को बेवकूफ़ बनाने के लिए झूठ बोल रहा था। मैं उसे घूर कर देखने लगा, जैसे मैं उसके सच और झूठ को तोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी चुपचाप खड़ा रहा। मैंने उसकी सोच से पता चला कि तिजोरी में एक ऐसा खुफिया खाना है जिसे सिर्फ वही खोल सकता है। उसमें तस्वीरें रखी हुई थी, वरना मैं पूरे कमरे की तलाशी ले लूं तब भी मुझे वो तस्वीरें नहीं मिल सकेंगी। ये मालूमात हासिल करने के बाद मैंने उससे कहा, चलो चलकर मुझे तिजोरी खोलकर सारी चीज़ें दिखाओ। उसने कहा, मैं एक लुटेरे को कैसे अपनी तिजोरी दिखा सकता हूँ? वैसे मुझे ख्याल आ गया, मैं तुम्हें दूर से वो तिजोरी दिखाऊंगा। ठहरो, अभी मैं तुम्हारे सामने खोलता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ा। मैंने उसकी सोच से मालूम कर लिया कि तिजोरी में एक रिवॉल्वर रखा हुआ है। वह रिवॉल्वर हासिल करने जा रहा है। मैंने उसके कदमों को लड़खड़ा दिया। वो गिर पड़ा। मैंने उसे कहा, देखो मिस्टर, तुम चाबी मेरे हवाले कर दो और दूर खड़े तमाशा देखते रहो। मैं तिजोरी खुद ही खोल लूंगा। वो उठकर खड़ा हो गया। नहीं, वह तिजोरी नंबरों से खोली जाती है, उसे सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ। मैंने उसे तिजोरी खोलने की इजाज़त दे दी। वो आगे बढ़ा, मैं उसके पीछे रहा। वह नंबरों की एक खास तरतीब के साथ उसे खोलने लगा। उसका इरादा था जैसे ही वह तिजोरी खुलेगी वो उसके पट को जरा सा खोलेगा और हाथ बढ़ाकर रिवॉल्वर निकाल लेगा। मैं मोहतात खड़ा हुआ था। जैसे ही नंबरों की तरतीब खत्म हुई और उसके दिमाग ने चुगली खाई कि तिजोरी का पट अब खुल चुका है और वो उसे खोलने ही वाला है, उसी लम्हे मैंने उसके सर के बालों को मुट्ठी में जकड़कर एक जोर का झटका दिया। वह पीछे की तरफ लड़खड़ाता हुआ चला गया। मैंने तिजोरी के पट को खोलकर रिवॉल्वर पर कब्जा जमा लिया, फिर उसकी तरफ पलट कर कहा, अब मुझे इसकी तलाशी लेने दो। मैं देखना चाहता हूँ तुमने वह तस्वीरें कहाँ छुपा कर रखी हैं। लड़की के खूबसूरत चेहरे से खौफ और परेशानियां यहाँ थी। वह समझ रही थी कि बात अब जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे ही उसकी बदनामी भी फैलती चली जाएगी। मैंने मलिक नवाज से कहा, चलो आगे बढ़ो और इस तिजोरी में से उस लड़की की तस्वीरें निकाल कर वापस करो। मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मेरी बात खत्म होते ही कमरे का दरवाज़ा खुला और मादाम पर्दा हटाते हुए चाय की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई। फिर मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखते ही एकदम से सहम कर ठिठक गई। मैंने कहा, जरा सी भी आवाज़ ना निकालना, वरना मैं मलिक नवाज को गोली मार दूंगा और तुम भी जिंदा नहीं बचोगी। वो खौफ से थर थर कांपने लगी। मैंने उसे कहा कि वह मलिक नवाज की तरफ आकर खड़ी हो जाए। उसके हाथ में चाय की ट्रे कांप रही थी। उसने ट्रे को सेंटर टेबल पर रख दिया और मलिक नवाज के पास आकर खड़ी हो गई। मलिक नवाज ने कहा, तुम ख्वामखा हमारे पीछे पड़ गए हो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि इस तिजोरी में तस्वीरें नहीं हैं। मैंने उसे घूरकर इस अंदाज में देखा जैसे मैं उसके झूठ और सच को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके दिमाग ने बताया कि उस तिजोरी में वो खुफिया खाना भी मखसूस नंबरों की तरतीब से खुलता है और वो तरतीब ये है। उसके दिमाग ने यह तरतीब बताई। मैंने मखसूस नंबरों की उस तरतीब को ज़हन नशीन कर लिया।
इसके बाद मैंने उस लड़की से कहा, तुम इधर आओ। वो दहशतज़दा थी और मेरे खौफ से कांप रही थी। मैंने कहा, फिक्र न करो, तुम इधर आओ और इस रिवॉल्वर को पकड़े रहो। अगर मलिक नवाज या ये मादाम दोनों में से कोई भी हरकत करे तो इन्हें बेदरेक गोली मार देना, बाकी काम मैं निपटा लूंगा। वो सहमे हुए अंदाज में ठहर ठहर कर मेरे करीब आई। मैंने उसे बताया कि किस तरह रिवॉल्वर को दोनों हाथों से संभाल कर मजबूती से पकड़ना चाहिए और एक उंगली किस तरह ट्रैगर पर रखनी चाहिए। अगर वो दोनों दुश्मन मेरी तरफ हरकत करें तो ट्रैगर पर उंगली का दबाव डालने से गोली चल जाएगी और उनमें से कोई हलाक या जख्मी हो जाएगा। उनमें से किसी के हलाक या जख्मी होने की जिम्मेदारी मुझ पर है, वो जरा भी परवाह न करे। मैंने उसे सारी बातें समझाने के बाद और रिवॉल्वर उसके हवाले करने के बाद उस तिजोरी को खोला। फिर उन मखसूस नंबरों की तरतीब से मैंने खुफिया खाने को खोल कर देखा तो वहां एक बड़ा सा लिफाफा नजर आया। मैंने उस लिफाफे को निकाल लिया। उसे निकालकर जैसे ही तिजोरी बंद की वैसे ही लड़की ने ललकारते हुए कहा, खबरदार, लिफाफे को खोलने की कोशिश ना करना वरना मैं तुमको गोली मार दूंगी। मैंने लड़की को हैरानी से देखा। उसने खूब पैंतरा बदला था, अब मेरे ही खिलाफ हो गई थी। मैंने पूछा, ये क्या हरकत है? उसके दोनों हाथ रिवॉल्वर को थामे हुए कांप रहे थे और जब वो बोलने लगी तो उसका लहजा भी थरथरा रहा था। वो कहने लगी, मैं ज्यादा बातें सुनना नहीं चाहती। इस लिफाफे को मेज पर रखकर मलिक नवाज के पास जाकर खड़े हो जाओ। अगर जरा सी भी कोई ऐसी हरकत हुई जो मेरे खिलाफ हो तो मैं गोली चला दूंगी। मैं देख रहा था कि वाकई उसका हाथ रिवॉल्वर पर कांप रहा था और ट्रैगर पर रखी हुई उंगली भी थरथरा रही थी। मैंने चुपचाप उसके हुक्म की तामील की। लिफाफा को मेज पर रखने के बाद मलिक नवाज के पास हाथ उठाते हुए खड़ा हो गया। उस लड़की ने आगे बढ़ते हुए इस लिफाफे को मेज पर से उठाया, फिर पीछे हटकर दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, इस कमरे में तुम तीनों में से कोई बाहर ना जाए। मैं अभी आकर यह दरवाजा खोल दूंगी। पहले मैं देखना चाहती हूँ इस लिफाफे में क्या है। यह कहकर वो उल्टे कदमों चलती हुई इस कमरे से बाहर निकली। फिर उसने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। मलिक नवाज ने मुझे घूर कर देखा। तुम इंतहाई दर्जे के बुजदिल और बदमाश हो। एक लड़की को जेर न कर सके और अक्लमंदी जनाब की यह है कि रिवॉल्वर उसके हाथ में दे दिया था। अब यहाँ हमें बंद रहना होगा। मैंने कहा, बकवास ना करो। वो लड़की मुतमईन होने के बाद हमारे लिए दरवाज़ा ज़रूर खोलेगी। आओ जब तक मादाम के हाथ की बनी हुई चाय ही पी लें। यह कहकर मैं सेंटर टेबल की तरफ चाय पीने के लिए बढ़ने लगा। उसी वक्त अचानक मलिक नवाज ने मेरी गर्दन पर कराटे का हाथ मारा। मैं लड़खड़ाकर सेंटर टेबल की तरफ औंधा हुआ। इतने में उसने मेरे ऊपर छलांग लगाई। मैं एक तरफ हट गया। वो चाय की प्यालियों पर औंधे मुंह गिरा। गरम गरम चाय उसके चेहरे पर फैल गई। वो चीखने लगा। मैंने उसे बालों से पकड़कर उठाया, फिर उसके मुंह पर एक घूंसा रसीद करने के बाद उसे ठोकने मारने लगा। थोड़ी देर में उसके कसबल ढीले हो गए और वो मुर्दा चूहे की तरह फरज पर लेटकर कराहने लगा। मैंने एक जरा उस लड़की के दिमाग में झांक कर देखा। वो बावर्ची खाने में थी। वो लिफाफे से अपनी तस्वीरें निकाल कर देखती जा रही थी और उन्हें चूल्हे में जलाती जा रही थी। मैं उसके दिमाग से वापस आकर मलिक नवाज की तरफ मुतवज्जा हुआ। फिर मैंने उससे पूछा, तुम यह धंधा कब से कर रहे हो? वो कराते हुए बोला, तुम मेरी जान भी ले लोगे तब भी मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। तुम ख्वामखा खुदाई फौजदार बनकर यहाँ चले आए और हमारी सारी प्लानिंग का सत्यानाश कर दिया। वो तस्वीरें बहुत कीमती थीं, उनसे हम बहुत मुनाफा हासिल कर सकते थे, लेकिन तुमने उन्हें उस लड़की के हवाले कर दिया। अब वो उन्हें ज़ाया कर देगी। तुम निहायत जलील बदमाश। वो कुछ और बोलना चाह रहा था लेकिन मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार ठोकर रसीद की। वो एकदम बिलबिलाने लगा, तड़पने लगा, फिर फरज पर औंधे मुंह होकर बिल्कुल साकित हो गया। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा। वो वाकई बेहोश हो चुका था। वो उधेड़ उम्र की ऐसाई औरत दूर सहमी हुई खड़ी थी और सोच रही थी, अच्छा हुआ हम तमाम लड़कियों की तस्वीरें और नेगेटिव यहाँ नहीं रखते हैं, वरना ये बदमाश तो आज हमारे तमाम माल पर कब्जा जमा लेता और हमें कहीं का नहीं रखता। अब मैं नासिर पाशा को कैसे खबर करूं कि हम पर क्या बीत रही है? ये नासिर पाशा कौन था? मैं ये बाद में मालूम कर सकता था, इसलिए अब इत्मीनान से मुझे इस धंधे के मुतालिक बहुत दूर तक मालूमात हासिल करनी थी कि यह कारोबार कैसे चल रहा है और कितनी दूर तक चल रहा है। इतने में कमरे के बाहर से उस लड़की की आवाज़ सुनाई दी। ऊंची आवाज़ में कह रही थी, तुम तीनों कमरे के बीच में चले जाओ। अगर कोई दरवाजे के पास खड़ा रहेगा तो मैं दरवाज़ा खोलते ही फायरिंग शुरू कर दूंगी, इसलिए यहाँ दरवाजे के पास कोई ना रहे। मैंने ऊंची आवाज़ में उसे यकीन दिलाया, दरवाजे के पास कोई नहीं है, हम सब कमरे में दूर खड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला, फिर पूरी तरह से खुलता चला गया। वो लड़की पर्दे को एक तरफ हटाकर देखने लगी। जब उसे इत्मीनान हुआ कि हम तीनों से दूर हैं तो वो कमरे में चली आई। उसने एक नज़र फरज पर पड़े हुए मलिक नवाज पर डाली, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे करीब आ गई। इसके बाद उसने रिवॉल्वर मेरे हाथ में दे दिया। जैसे ही मैंने रिवॉल्वर को अपने हाथ में लिया वो फरज पर बैठ गई और मेरे कदमों से लिपट कर धाड़े मार मार कर रोने लगी। तुमने मेरी इज्जत बचा ली, मेरे माँ बाप मेरे खानदान की इज्जत रख ली। अब तुम चाहो तो मुझे गोली मार सकते हो। मैंने तुम पर भी ज्यादती की है लेकिन मैं मजबूर थी। वो तस्वीरें किसी को दिखा नहीं सकती थी, तुम्हें भी देखने की इजाज़त नहीं दे सकती थी। मैंने उन्हें जला डाला है, तमाम नेगेटिव भी जला डाले हैं। अब मैं मुतमईन हूँ। अब मुझे कोई मार भी डाले तो मैं परवाह नहीं करूंगी। मैंने उसे कदमों पर से उठाते हुए कहा, अब अपने आंसू पहुँच लो और खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे सर से बहुत बड़ी क़यामत टल गई है। तुम तबाही से बाल बाल बच गई हो। तुम्हारे खानदान की नेक नामी पर भी कोई हरफ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद कसम खा लेना कि आइंदा इधर का रुख नहीं करोगी और दूसरी लड़कियों को समझाओगी कि खुदा ने जितना हुस्न दिया है उससे ज़्यादा का लालच ना करें और ब्यूटी पार्लर का रुख ना करें।
ब्यूटी पार्लर में औरत कुछ ज़्यादा हसीन तो बन जाती है, लेकिन अपने साथ एक शैतान को लगाकर चलती है, और वो शैतान हमेशा उसे उसके हुस्न पर मगरूर बनाता है और उसे मर्द के मुंह से तारीफ सुनने के लालच में बहकाता है, उसे गुनाह के अंधेरों में धकेल देता है। तुम्हारे लिए इतना सबक काफ़ी है, अब यहाँ से जाओ। वो सर झुकाए सुन रही थी, फिर फौरन ही वहाँ से पलट कर चली गई। जब वो कमरे से बाहर चली गई तो मैंने मादाम को मुखातिब करते हुए कहा, देखो, ये शख्स जब होश में आए तो इसे समझा देना कि फ़ौरन अपनी कोठी पर से बाथिंग इन परफ्यूम का साइन बोर्ड हटा दे और यहाँ आइंदा कोई दूसरी लड़की जाल में फांसने के लिए ना बुलाई जाए। मैं यहाँ पर कड़ी नजर रखूंगा। जब यहाँ कोई लड़की आएगी तो मैं तुम दोनों की मुरम्मत करने के लिए पहुंच जाऊंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। 15 मिनट से पहले तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलना, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। ये कहकर मैं उस कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने दरवाजे को बंद किया, लेकिन चिटखनी नहीं लगाई। वहां से मैं ड्राइंग रूम में आया। उधर का दरवाजा खोलकर देखा, लड़की अहाते से बाहर जा रही थी। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आया, फिर बाहर से उसकी चिटखनी लगा दी ताकि वो बूढ़ी मादाम उधर से बाहर ना आ सके। इसके बाद मैंने रिवॉल्वर से गोलियां निकालकर एक पौधे के गमले में डाल दी। फिर खाली रिवॉल्वर को लेकर बागीचा में आया। वहां एक झाड़ी में मैंने रिवॉल्वर को डाल दिया। फिर मादाम के दिमाग में झांकने लगा। वो सोच रही थी कि 15 मिनट तक उसे इंतजार करना चाहिए या नहीं। चूंकि वो सहमी हुई थी और मलिक नवाज का हशर देख चुकी थी, इसलिए 15 मिनट तक इंतजार कर रही थी। मैं कोठी के अहाते से बाहर आ गया। दूर दूर तक रिक्शा या टैक्सी का पता नहीं था। मैं पैदल चलने लगा। उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा एक गाड़ी की ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे एक कार रखना चाहिए, वरना रिक्शा टैक्सी के इंतजार में मुद्दतें गुजर जाया करेंगी और मैं सही वक्त पर कोई काम नहीं कर सकूंगा। कुछ दूर जाने के बाद आखिर एक टैक्सी मिल गई। मैंने उसे मेट्रोपोल होटल चलने के लिए कहा और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। 15 मिनट गुजर चुके थे। अब मादाम उस कमरे से बाहर निकल आई थी। मैं उसके दिमाग में झांकता रहा। सबसे पहले वो बाहर आने के बाद इधर उधर मुझे तलाश करती रही। ड्राइंग रूम से बाहर निकलना चाहा तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो फौरन ही टेलीफोन के पास आई और किसी के नंबर डायल करने लगी। मैंने वो नंबर ज़हन नशीन कर लिए। थोड़ी देर बाद राब्ता कायम हुआ। फिर किसी ने कहा, हेलो हेलो, मैं बाथिंग इन परफ्यूम से बोल रही हूँ। पाशा साहब से बहुत ज़रूरी बातें करनी है, फ़ौरन उनसे राब्ता कायम करा दो। आप होल्ड ऑन करें, मैं राब्ता कायम करने की कोशिश करता हूँ। ये कहते ही खामोशी छा गई। मादाम इंतज़ार करने लगी। मैं दूसरी तरफ बोलने वाले के दिमाग में पहुंच गया। पता चला कि नासिर पाशा इस शहर कराची में नहीं रहता, बल्कि कराची से बहुत दूर समुंदर में एक छोटा सा ऐसा जजीरा है जो गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस जजीरे को परफ्यूम आइलैंड या खुशबुओं का जजीरा कहते हैं। पहले शहनाज से मुलाकात हुई तो खुशबू का बदन थी। फिर पता चला कि कहीं खुशबू का गुसल भी होता है, और अब पता चल रहा था कि दूर समुंदर में कहीं खुशबू का जजीरा भी है, जहां मुजरिमाना जहनियत के लोग रहते हैं और बड़े पैमाने पर खूबसूरत हसीन लड़कियों का कारोबार कर रहे हैं और उन्हें हमारे मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। मैंने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं। एक मुद्दत के बाद मैं अपने वतन वापस आया था तो देख रहा था कि मेरे वतन में क्या हो रहा है। कैसे जलील और कमीने लोग हैं जो मेरे मुल्क का नाम बदनाम करने पर तुले हुए हैं, और ये कि सोना चरस और दूसरी अशिया ही नहीं बल्कि हमारी मिट्टी की, हमारे वतन की, हमारे मुल्क की इज्जत को बाहर स्मगल कर रही हैं। मैंने उसी वक्त कसम खा ली कि नासिर उर्फ नासिर पाशा, बल्कि उससे ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे लोगों की ऐसी तैसी करके रख दूंगा। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से कहा गया, सॉरी मादाम, पाशा साहब इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, वो जजीरे में हैं। आप पैगाम नोट करा दें, हम वहाँ तक आपका पैगाम पहुँचा देंगे। मादाम उसे बताने लगी कि किस तरह शहनाज का एक आदमी अपनी रकम लेने के लिए आया था और बाद में उसने किस तरह रिवॉल्वर दिखाकर मलिक नवाज को जख्मी कर दिया और वहाँ से ताहिरा नामी एक लड़की की तमाम तस्वीरें हासिल कर लीं और वो तस्वीरें नेगेटिव के साथ ज़ाया कर दी गई हैं। अब वो शख्स यहाँ से जा चुका है और ताहिरा भी जो हमारे दाम में आ रही थी निकल गई है। अब हम उसे फांस नहीं सकेंगे। उसकी कोई कमज़ोरी हमारे हाथ में नहीं है। सबसे बड़ी अंदेशे की बात यह है कि उस शख्स ने हमारे अड्डा देख लिया है और ये धमकी देकर गया है कि हम बाथिंग एंड परफ्यूम का बोर्ड यहाँ से हटा दें, वरना वो बार बार यहाँ आता रहेगा और यहाँ कारोबार करने का मौका नहीं देगा। हम पता नहीं चला सके कि आखिर वो शख्स चाहता क्या है। अब मैं थोड़ी देर बाद शहनाज से राब्ता कायम करूंगी और उससे इस सिलसिले में गुफ्तगू करूंगी। बस मुझे इतना ही कहना है। उसने रिसीवर रख दिया। मैंने भी उससे दिमागी राब्ता ख़त्म कर दिया। तकरीबन पौन घंटे बाद मैं होटल मेट्रोपोल से अपना सामान लेकर वापस शहनाज के पास पहुंचा तो वो ड्राइंग रूम में गुस्से की हालत में टहल रही थी। उसे फ़ोन के जरिए मादाम ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था कि मैंने वहाँ क्या कुछ हंगामा बर्पा किया है। मुझे देखते ही वो एकदम से भड़क गई। कहने लगी, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर सुनो तो, ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम गुस्सा दिखा रही हो? क्या उधर मलिक नवाज ने तुमसे फ़ोन पर कुछ कहा है? हाँ, उसने सारी बातें बताई हैं। तुमने उनके मामलात में मदाखलत क्यों की? मैंने अनजान बनकर पूछा। कौन से मामलात? मुझे ज़रा समझा तो दो। अनजान ना बनो, निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर बर्दाश्त तो करना ही होगा। हमारी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। और ऐसी हालत में जबकि मैंने देखा है कि तुम गलत लोगों से ताल्लुकात कायम कर रही हो, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें राह रास्त पर लाऊं। बकवास मत करो। मेरे 5000 मेरे हवाले करो और यहाँ से चले जाओ। वो मुझे जाने का हुक्म दे रही थी और ऐसे वक्त मैं या कोई भी शख्स उसके आगे इनकार नहीं कर सकता था। मैंने 5000 रुपये निकाल कर देते हुए कहा, मैं तुम्हारे हुक्म के मुताबिक चला जाऊँगा,
पता नहीं तुमने कौन सा तिलिस्म अपना रखा है कि तुम्हारे बदन की खुशबू के सामने इंसान तुम्हारा ताबे फरमान हो जाता है। मैं तुम्हारा हुक्म मानते हुए चला जाऊंगा, लेकिन ये याद रखो कि तुम गुनाह की दलदल में धंसती जा रही हो। अपने आप को दूसरों से महफूज रखती हो, लेकिन मासूम लड़कियों को गुनाह के अजाब में मुब्तला कर रही हो, और इसका नतीजा तुम्हें बहुत बुरा मिलेगा। ये कहकर मैंने अपना सामान उठाया, फिर वहां से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसके बदन की खुशबू खत्म हो गई और अब मैं उसके तिलिस्म से आज़ाद होकर उससे दिमागी राब्ता कायम कर सकता था। लिहाजा मैं उसके दिमाग में झांक कर कहने लगा, आह, मैंने उसे भगाकर बड़ी गलती की। जो शख्स ऐसे लोगों से टकरा सकता है वो मेरा सही मायनों में मुहाफिज बनकर रह सकता है। उसकी दूसरी सोच ने कहा, लेकिन जहां से मेरी आमदनी का जरिया था वहां उसने दुश्मनी मोल ले ली और उन लोगों को मेरे खिलाफ कर दिया। मैं उससे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती। उसकी दूसरी सोच ने कहा, मेरे इनकार करने से क्या होता है, वो मेरा शौहर है, फिर किसी वक्त यहाँ वापस चलाएगा। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे बदन की खुशबू सिर्फ मेरे सामने ही मशहूर करके रख सकती है। मुझसे दूर होने के बाद यह तिलिस्म टूट जाता है और दूसरे लोग फिर मेरे खिलाफ मंसूबे बनाने लगती हैं। इस दुनिया में मैंने दोस्त नहीं बनाए, दुश्मन ही दुश्मन बनाए हैं, और ऐसी सूरत में मुझे अपनी हिफाजत के लिए तारिक जैसे शौहर को अपने पास रखना चाहिए। यही दानिशमंदी है। ये सोचकर वो ड्राइंग रूम से बाहर आने लगी। मैं कोठी के बरामदे में खड़ा हुआ था, वहां से जाने लगा। उसने बाहर निकल कर कहा, सुनो, ठहरो, इधर आओ। ये हुक्म देकर वो फिर ड्राइंग रूम के अंदर चली गई। मैं वापस ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने कहा, मलिक नवाज समझता है कि मैंने 5,000 वसूल करने के बहाने तुम्हें वहां भेजा था और तुमने वहां मेरे कहने के मुताबिक गड़बड़ की है। मैंने कहा, उससे फ़ोन पर कहो कि अगर मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक गड़बड़ करता तो उसकी तिजोरी में कई हज़ार रुपये रखे हुए थे, वो मैं उठा कर ले आता। लेकिन मैंने सिर्फ एक मासूम लड़की की तस्वीरें हासिल की थीं और उन्हें ज़ाया कराया था। उसके सिवा मैंने उसके घर से एक पैसा भी हासिल नहीं किया है। जहाँ तक उसे ज़ख्मी करने का ताल्लुक है तो ये उसका कसूर है। वो मुझसे लड़ पड़ा था, इसका नतीजा उसे मिल गया। तुम इतने तीसमार खान क्यों बनते हो? अब वो मुझसे दुश्मनी करेगा। उसके हाथ बहुत दूर तक फैले हुए हैं। पता नहीं कैसे गुंडे और बदमाश उसके इशारे पर किसी को कत्ल कर देती हैं। वो मेरी तरफ भी आएंगे। मेरी जिंदगी के लिए तुमने खतरात पैदा कर दिए हैं। अब मैं कैसे अपने आप को महफूज रख सकूंगी? एक शौहर से ज्यादा किसी की हिफाजत में औरत नहीं रह सकती, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम बेफिक्र हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं उसे समझाता रहा और कायल करता रहा कि उसके सामने अब यही एक रास्ता है कि वो मुझ पर भरोसा करे। उसे अपनी हिफाजत के लिए एक मुहाफिज की जरूरत थी। उसने मेरे लड़ने का अंदाज देखा था कि उसके 3 आदमियों के सामने मैंने कैसे मुकाबला किया था। फिर यह भी उसे पता चल गया था कि मैं मलिक नवाज जैसे जीदार आदमी को उसके घर में घुसकर जख्मी कर गया हूँ। लिहाजा वो समझ रही थी कि वो मेरी पनाह में ही महफूज रह सकती है। इसलिए उसने मेरी वहां मौजूदगी को बर्दाश्त कर लिया और मुझे वहां रहने की इजाज़त दे दी। मैं फिर उसके साथ उस कोठी में रहने लगा। मैंने तमाम खिड़कियों और दरवाजों को अंदर से बंद कर दिया ताकि दुश्मन ही अचानक हम पर हमला न कर सके। शहनाज ने पूछा, आखिर कब तक हम यहाँ कैद रहेंगे? मैं कल से बाहर नहीं गई हूँ। आज रात में क्लब जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, बेहतर है आज कहीं जाने का प्रोग्राम ना बनाओ। आज हम यहाँ बैठकर देखेंगे कि मलिक नवाज या उसके आदमी हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। अगर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया तो कल हम दिन की रोशनी में बाहर निकलेंगे। इसके बाद रफ्ता रफ्ता हम उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि वो कौन लोग हैं और ये धंधा क्यों कर रहे हैं और कितनी दूर तक उनका कारोबार फैला हुआ है। तुम दूसरों के मामलात में टांग अड़ा रहे हो। तुम्हें आखिर क्या ज़रूरत है कि उनके कारोबार में मुदाखलत करो? वो जो कुछ भी करते हैं अपना भला या बुरा सोच कर करते हैं। तुम क्यों उनके मामले में मुदाखलत करके उनको अपना दुश्मन बना रहे हो, बल्कि बना चुके हो? देखो, जो होना था वो तो हो ही चुका है, और अगर उन्हें दुश्मनी करना होगी तो आज तमाम दिन या रात में हमारे लिए कोई कदम उठाएंगे। फिर मैं देखूंगा कि मैं इनके खिलाफ क्या कर सकता हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो फिर मेरे कमरे में आई और गुस्से से बोली, मैं तो भूल ही जाती हूँ, मेरी आमदनी तुम्हारी वजह से मारी गई है। अब मेरी माहाना आमदनी का क्या होगा? मेरे अखराजात कैसे पूरे होंगे? मैं पूरे करूंगा। मेरी माहाना अखराजात 10,000 रुपये हैं। फिक्र ना करो। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे यूरोप और अमेरिका में तुम्हारा बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है और तुम मुझे यहाँ घर बैठे ही 10,000 दे दोगे। क्या कमाने वाले ऐसे ही होते हैं कि घर बैठे हज़ारों रुपये हासिल कर लेते हैं? मैंने कहा, फिक्र न करो। मैंने जब तुमसे कह दिया है तो तुम्हारे अखराजात पूरे करूंगा। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और यह मेरा फ़र्ज़ है। वो बहुत देर तक लड़ने झगड़ने के अंदाज में बातें करती रही। आखिरकार मुझ पर तकिया करने पर मजबूर हो गई। मैंने घड़ी देखते हुए कहा, 1 बज रहा है। अब खाने पीने की फिक्र करो, बाकी झगड़ा हम डाइनिंग टेबल पर कर लेंगे। वह झुंझलाती हुई वहां से चली गई। उसकी जाती मैंने दरवाजे को अंदर से बंद किया। फिर एक सिगरेट सुलगाते हुए सोनिया के पास पहुंच गया। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई नाश्ता कर रही थी। मैंने उसके दिमाग में अपना नाम पैदा किया और उसकी सोच में कहा, फरहाद पता नहीं कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। उसकी सोच ने कहा, कल रात वो अचानक ही मेरे दिमाग से गायब हो गया था। यूं लगता है कि वो खतरात में घिरा हुआ है। अगर खतरात ना होते और वह आसानी से जिंदगी गुजार रहा होता तो फिर मुझे छेड़ने के लिए मेरे दिमाग में जरूर आता, लेकिन कल से अब तक वो नहीं आया है। मैंने उसकी सोच में कहा, अगर मौजूद भी होता तो क्या फ़र्क पड़ता? मैं तो उससे लड़ने झगड़ने लगती हूँ। हाँ, लड़ना तो है। मैं नहीं चाहती वो मेरे दिमाग में बगैर इजाज़त चलाया करे, और मैं क्या करूँ? मैं उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी मर्जी के खिलाफ हरकतें करता है।
कल रात ही वो मुझे बोनो के पास से ज़बरदस्ती ले आया और मेरी सारी रकम उन लोगों के हवाले कर दी। अब मैं $5000 अपने पास रखे हुए हूँ। आइंदा क्या होगा इसके लिए मुझे फ़िक्र करनी होगी। मैंने उसकी सोच में कहा, जब फरहाद मौजूद है तो फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है, कहीं ना कहीं से मुझे तगड़ी रकम मिल जाएगी। मुझे अखराजात की तो ना कभी फ़िक्र थी, ना है और ना आइंदा होगी। वो एकदम से चौंक कर बोली, ए फरहाद, क्या तुम मेरे दिमाग में मौजूद हो? ये इस किस्म की सोचें मेरे दिमाग में क्यों आ रही हैं? मैं चुप रहा। मैंने उससे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, ना ही उसकी सोच में कोई बात पैदा की। वो अपने ही आप कभी मस्बत अंदाज में और कभी मनफी अंदाज में सोचती रही और ये समझती रही कि फरहाद उसके दिमाग में बोल रहा है। मैं समझता था कि बोलूँगा तो वो ख्वामखा दुश्मन बन जाएगी और मुझे अपने दिमाग से जाने के लिए कहेगी और कल रात का गुस्सा मुझे दिखाएगी। बेहतर यही था कि मैं खामोश रहता। थोड़ी देर बाद मुलाजिम ने आकर कहा, मादाम, आपसे एक छोटा बच्चा मिलना चाहता है। वो बाहर खड़ा हुआ है। सोनिया ने ताज्जुब से पूछा, छोटा बच्चा? क्या उम्र होगी उसकी? कोई 7 या 8 बरस का होगा। सोनिया को पिछली रात वाला वो बच्चा याद आ गया। उसने पूछा, वो तन्हा है या उसके साथ कोई है? मादाम, वो बिल्कुल तन्हा है और आपसे ज़रूर मिलना चाहता है। सोनिया ने उसे हुक्म दिया कि वो बच्चे को यहाँ ले आए। मुलाजिम वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो बच्चा डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ तो सोनिया उसे देखकर चौंक गई। पिछली रात वही बच्चा उसके पास आया था। सोनिया ने उससे कहा, तुम फिर आ गए? जी हाँ, मेरी बहन बहुत बीमार है। कल रात भी तुमने यही कहा था और मुझे बोनो के पास पहुंचा दिया। वो बोने बहुत मेहरबान है, उन्होंने मेरी बहन को अस्पताल पहुंचा दिया। मेरी बहन तुमसे मिलना चाहती है। अब मैं तुम्हें उस मकान में नहीं ले जाऊंगा बल्कि अस्पताल अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारी बहन मुझसे क्यों मिलना चाहती है? मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानती, वो मुझे कैसे जानती है ये मैं नहीं जानता। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे पास जाऊं और तुम्हें जिस तरह भी मुमकिन हो अपने साथ ले जाऊं। तुम्हें यहाँ तक किसने पहुँचाया है? मुझे एक बोने ने यहाँ का पता बताया था और मुझे यहाँ कोठी के बाहर तक छोड़ गया है और मुझसे कहा था कि मैं अस्पताल सोनिया के साथ चला जाऊँ। अगर मैं अस्पताल जाने से इनकार कर दूँ तो मैं रोना शुरू कर दूंगा और उस वक्त तक रोता रहूंगा जब तक कि तुम मेरी बहन के पास अस्पताल नहीं पहुंच जाओगी। वाह, अच्छी ज़बरदस्ती है। तुम तो ख्वामखा गले पड़ रहे हो। मैं गले नहीं पड़ रहा हूँ। पहले तो उन बोनों ने मुझे तुम्हारे पास कल रात भेजा था, आज मेरी बहन ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो कह रही थी कि वो बहुत मुसीबत में है और इस मुसीबत से तुम ही हम भाई बहन को निकाल सकती हो। अच्छी बात है, मैं चलूंगी। आओ नाश्ता करो। मेरी बहन मुसीबत में है, मैं मुसीबत में हूँ, इसलिए नाश्ता नहीं कर सकता। मुसीबत का सामना करने के लिए पेट भरना ज़रूरी है। खाली पेट किसी भी दुश्मन का मुकाबला नहीं किया जा सकता और फिर मुसीबत तो मुसीबत ही होती है। चलो नाश्ता करो, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, ख्वाह तुम कितना ही रोते रहो। सोनिया ने उसे मजबूर किया तो वह नाश्ता करने के लिए बैठ गई। मैंने देखा कि अभी उनके अस्पताल पहुंचने में काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए मैं सोनिया के दिमाग से निकल आया। फिर मैंने रसवंती की खबर ली। वहाँ डॉक्टर उसका मुआयना कर रहा था और उसे इंजेक्शन लगा रहा था और उसके लिए दवाएं तजवीज़ कर रहा था। उसका बाकायदा ख्याल रखा जा रहा था। पता चला कि उसे जनरल वार्ड से निकालकर स्पेशल वार्ड में दाखिल कर दिया गया है और हदायत कर दी गई है कि उस पर खास तवज्जो दी जाए और ये सब मास्क मैन की तरफ से हो रहा है। मैंने रंगून वाले बॉस के दिमाग में झांक कर देखा। वो 3 आदमियों के साथ बैठा हुआ रमी खेल रहा था और उसे मेरा इंतजार था कि शायद मैं टेलीपैथी के जरिए उसे ट्रैप करूंगा तो फिर वो अपने साथ बैठे हुए लोगों को बताएगा कि उसे ट्रैप किया जा रहा है। वो तीनों जो रमी खेल रहे थे मास्क मैन की तरफ से आए थे और टेलीपैथी का तमाशा देखकर वहां से जाने वाले थे ताकि मास्क मैन के सामने चशमदीद गवाह के तौर पर इस बात की तस्दीक कर सकें। मैं चुपचाप उनके दिमाग में झांकता रहा। वो खेलने के दौरान बातें करते रहे और मैं एक एक के लबो लहजे की नकल करता रहा और अपने दिमाग में नक्श करता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने एक आदमी के दिमाग से कहा, मिस्टर रेडी, अब टेलीपैथी का मुजाहरा होने वाला है। रेडी और दूसरे लोगों ने चौंक कर पूछा, वो कैसे? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई बोल रहा है? हाँ, बोल रहा है। मैं तुम्हारे पत्ते बता सकता हूँ कि तुम्हारे हाथ में इस वक्त 3 से लेकर 10 तक तरतीबवार पत्ते हैं। 2 बादशाह हैं और तुम तीसरे बादशाह को हासिल करने की फिक्र में हो। रंगून वाले बॉस ने कहा कि ये कौन सी टेलीपैथी की बात है? यूं तो अगर हम हिसाब करते रहें तो बता सकती हैं कि कौन सा पत्ता किसके पास गया है। ये टेलीपैथी नहीं है। उसकी बात खत्म होती ही एक आदमी ने एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद कर दिया और फिर उसे बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती टेलीपैथी पर शुबा करते हुए? इस वक्त रसवंती साहिबा या फरहाद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और तुम टेलीपैथी के मुजाहरे से इनकार कर रहे हो। उसकी बात खत्म होते ही फिर सब नॉर्मल होकर अपनी अपनी जगह बैठ गई और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। फिर रेडी ने पूछा, ये सब क्या था? अभी हमारे दरमियान क्या हो गया? हम तो बिल्कुल नॉर्मल थे, फिर ऐसी बातें क्यों हो गई? हमारे एक दोस्त ने बॉस पर कैसे हाथ उठा दिया? बॉस ने अपना मुंह सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, पिछली रात तो मैंने खुद अपने आप को घूंसा मारा था, आज दूसरे के हाथ से मार खा गया। टेलीपैथी का मुजाहरा ऐसा ही होता है। मेरा ख्याल है कि अब यकीन कर लिया जाए वरना अभी हम सबका हुलिया बिगड़ जाएगा। रेडी ने 10 बस्ता गुजारिश की, जनाब फरहाद साहब और मोहतरमा रसवंती साहिबा, हम सब आपसे गुजारिश करते हैं कि आप टेलीपैथी का मुजाहरा ज़रा मुहज़्ज़ब तरीके से करें ताकि हमें यकीन हो जाए। वैसे किसी हद तक तो यकीन हो चुका है। उन चारों में से जो बहुत देर से खामोश बैठा हुआ था उसने कहा, अच्छी बात है, तुम सब अपने अपने पत्ते हाथ में लेकर बैठे रहो। मैं तुमसे बारी बारी एक एक पत्ता फेंकने के लिए कहूँगा, उससे इनकार करना,
लेकिन तुम वही पत्ता फेंकोगे जिसकी मैं फरमाइश करूंगा, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। इस तरह टेलीपैथी का मुजाहरा हो जाएगा। फिर उस शख्स ने अपने साथ वाले से कहा, रेडी को एक बादशाह की ज़रूरत है, इसलिए तुम बादशाह का एक पत्ता फेंक दो। साथ वाले ने कहा, मैं पत्ता फेंकने से इनकार करता हूँ, मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी नहीं करूंगा। उसके मुंह से ये बात निकलते ही मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया। फिर उसने फौरन ही अपने पत्तों में से बादशाह का पत्ता निकालकर मेज़ पर फेंक दिया। सब हैरानी से देखने लगे। इसके बाद उस शख्स ने रेडी से कहा, मेरे साथ वाले को एक सत्ता चाहिए, तुम एक सत्ता फेंक दो। रेडी ने कहा, अगर मैं सत्ता फेंकूंगा तो मेरे पत्तों की तरतीब टूट जाएगी, इसलिए मैं सत्ता नहीं फेंक सकता। उसके इनकार करते ही मैं उसके दिमाग पर काबू हो गया। दूसरे लम्हे उसने अपने पत्तों में से 7 नंबर का पत्ता निकालकर मेज़ पर फेंक दिया। बॉस के साथ भी यही हुआ। तब उन सब ने मुतफिक का तौर पर इकरार किया, हाँ, टेलीपैथी का मुजाहरा हो रहा है और हम रसवंती का एहतराम करते हैं। आइंदा कभी उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे और उसका बाकायदा स्पेशल तरीके से इलाज कराया जाएगा। उसे जल्द अज जल्द सेहतयाब होने का मौका दिया जाएगा। इकरार करने के बाद रंगून वाले बॉस ने कहा, अब हमें मेहरबानी करके ये भी बता दिया जाए कि आप रसवंती साहिबा हैं या फरहाद साहिब हैं। इसके जवाब में खामोशी रही। फिर मैंने एक शख्स की जुबान से कहा, यह बात तुम लोगों को कभी नहीं मालूम होगी। बहरहाल इस टेलीपैथी के पीछे जो कोई भी है, तुम रसवंती का एहतराम करोगे और उसका बाकायदा इलाज करके उसे जल्द अज जल्द सेहतयाब होने का मौका दोगे। मैं रसवंती बोल रही हूँ, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। हम जो कोई भी हैं, इस हकीकत को तुम लोग नहीं जान सकोगे। मास्क मैन से कह देना, अगर रसवंती को कुछ हुआ तो वो जिंदा नहीं बचेगा और उसकी तंजीम हमेशा के लिए नीस्तो नाबूद होकर रह जाएगी। मैंने बज़ाहिर अपने आप को छुपाने के लिए ऐसा कहा था, लेकिन मैं जानता था कि वो दिल ही दिल में इस पर यकीन कर रही हैं कि यह सारा खेल मेरा है, क्योंकि रसवंती बुरी तरह बीमार है और उसकी दिमागी हालत ऐसी नहीं है कि वो टेलीपैथी का तमाशा दिखा सके। मैं वहां से वापस आ गया क्योंकि मेरे बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक हो रही थी और मुलाजिम कह रहा था कि खाना तैयार है। मैंने उसे कहा कि वो चले, मैं ड्राइंग रूम में आ रहा हूँ। उसके जाने के बाद मैंने शहनाज के दिमाग में झांक कर देखा तो वो अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद किए एक कोच पर लेटी हुई थी और उसने अपने तमाम बदन पर उपटन की मालिश की हुई थी। उसकी सोच से पता चला कि वो शाम तक उपटन की मालिश किए लेटी रहेगी, फिर गुस्ल करने के बाद 5 बजे शाम को बाहर निकलेगी। मेरी आंखें उसे बंद कमरे में नहीं देख सकती थी। मैं सोच के जरिए और तसव्वुर की आंख से उसे उपटन की मालिश किए हुए देख सकता था या एक तसव्वुर कायम कर सकता था। मैं हसरत से दिल पकड़ कर रह गया। उसे मैं देख सकता था, उसकी तमन्ना कर सकता था, लेकिन उसे मैं छू नहीं सकता था। बहरहाल मैं कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आया। वहां मुझे तन्हा बैठकर खाना खाना था। मैंने खाना शुरू करने से पहले शहनाज और बावर्ची के दिमाग में झांक कर अच्छी तरह टटोल लिया कि मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं की गई है। जब अच्छी तरह इत्मीनान हो गया तो मैंने खाना शुरू कर दिया। खाने के दौरान मैंने सोनिया से राब्ता कायम किया, इस तरह कि सोनिया को मालूम ना हुआ और मैं उसके दिमाग में झांकता रहा। सोनिया उस बच्चे के साथ अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल के एक बिस्तर पर उस बच्चे की नौजवान बहन लेटी हुई थी। सरहाने एक खुश लिबास बौना खड़ा हुआ था। उसकी बहन ने सोनिया को देखते ही कहा, सिस्टर, यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाओ, मेरा नाम मैरिया है। सोनिया ने उसके करीब बैठते हुए कहा, मेरा नाम सोनिया है और तुम्हारा भाई मुझे यहाँ लाया है। क्या तुम्हें किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है? हाँ, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी फाइटर हो और बहुत ज़हीन और चालाक भी हो। ये जो मेरे सरहाने खड़े हुए हैं ये मेरे बहुत बड़े मोहसिन हैं। इन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाई है। मेरे दुश्मन मुझे स्लो पॉइजन दे रहे थे, ऐसा जहर मेरे खाने में मिला रहे थे जो आहिस्ता आहिस्ता मुझे कत्ल कर देता और मैं इस दुनिया में नहीं रहती। इनका नाम मिस्टर फ्रेडरिक है। मिस्टर फ्रेडरिक ने मेरी जान बचाई है। उस जहर का तोड़ कर रही हैं। ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और मैं इनकी एहसानमंद हूँ। सोनिया ने फ्रेडरिक की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैंने जो कुछ भी किया वो महज इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत किया है, लेकिन मैं अब जो कुछ करने वाला हूँ उसमें हमारी बोने बरादरी का मुफाद शामिल है। जैसा कि तुम्हें पिछली रात मालूम हो गया है कि हम लंबे कद की औरतों को अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो मैरिया मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। सोनिया ने मैरिया की तरफ देखा तो वो बोली, हाँ, मैं सिर्फ इनकी एहसानमंद ही नहीं, इनको दिलो जान से चाहती भी हूँ और इनसे शादी करने के सिलसिले में मुझ पर किसी किस्म का जहनी दबाव नहीं डाला गया। ये मेरी पसंद है। तुम खुद सोचो कि जिस शख्स ने मुझे ज़िंदगी दी है वही ज़िंदगी मैं उस शख्स के हवाले कर दूं तो इससे ज़्यादा एहसान का बदला और किस तरह मैं चुका सकूंगी। वैसे ये सिर्फ एहसान का बदला नहीं, मोहब्बत का तबादला भी है। मिस्टर फ्रेडरिक बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और मैं इनसे शादी करके फ़ख्र महसूस करूंगी। सोनिया ने उन दोनों को बारी बारी देखते हुए हैरानी से पूछा, क्या तुम दोनों ने मुझे अपनी शादी में शरीक करने के लिए बुलाया है? फ्रेडरिक ने कहा, नहीं, असल बात कुछ और है। अभी तो मैरिया बीमार है, जब ये तंदुरुस्त हो जाएगी तो हमारी शादी होगी। दरअसल मैरिया बहुत बड़ी दौलत और जायदाद की मालिक है। ये दौलत और जायदाद इसे मिलने वाली है, लेकिन दुश्मन इसकी राह में हायल हैं। हम चाहते हैं कि तुम इसके दुश्मनों से निमट कर इसकी जायदाद इसे वापस दिला दो। मैं किसी दुश्मन से जायदाद छीन कर मैरिया को कैसे दिला सकती हूँ? इसके लिए तो अदालत में कानूनी चाराजोई की ज़रूरत है। ये कानूनी मामला है, इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। फ्रेडरिक ने कहा, बेशक तुम कुछ नहीं कर सकोगी, लेकिन यह कानूनी मामला नहीं है। हम सिर्फ एक तस्वीर चाहते हैं।
वो तस्वीर तुम हासिल करके हमारे पास ले आओ तो सारा मामला निमट जाएगा। सोनिया ने पूछा, वो कैसी तस्वीर है और कहाँ है? वो तस्वीर इस वक्त जनरल पोस्ट ऑफिस के एक गोदाम में है। उसकी रसीद हमारे पास है। वो तस्वीर तुम ले आओगी तो उसके जरिए मैरिया को सारी दौलत और जायदाद मिल जाएगी। सोनिया ने हैरानी से पूछा, एक तस्वीर के जरिए मैरिया को सारी दौलत और जायदाद कैसे मिल सकती है? मैरिया ने कहा, वो तस्वीर लंदन से मेरे नाम पार्सल की गई है। उसकी रसीदें मेरे पास हैं। मैं उसे लेने जाऊंगी तो दुश्मन मेरा पीछा करेंगे। बुनियादी बात यह है कि मैं इस बीमारी में पोस्ट ऑफिस तक नहीं जा सकती। दूसरा कोई भी जाएगा, दुश्मन उसका पीछा करेंगे। इसलिए ऐसी हस्ती को जाना चाहिए जो दुश्मनों से निमटना जानती हो। सोनिया ने पूछा, लेकिन वो तस्वीर कैसी है कि इसके लिए दुश्मनों से जान की बाजी लगानी होगी? वो महज एफल टावर की खूबसूरत सी तस्वीर है। क्या एफल टावर की तस्वीर के लिए दुश्मन तुम्हारा पीछा करेंगे? या जो भी वो तस्वीर लेने जाएगा तो क्या वो एफल टावर की तस्वीर के लिए उसकी जान के दुश्मन हो जाएंगे? एफल टावर तो इसी शहर में है, वो अपनी आंखों से उसे देख सकती हैं। सोनिया की बात सुनकर मैरियन और फ्रेडरिक ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा। फिर फ्रेडरिक ने कहा, मादाम सोनिया, पहले तो ये वादा करो कि तुम हमें वो तस्वीर सही सलामत ला दोगी, तब हम तुम्हें उसकी असल हकीकत बताएंगे। सोनिया ने कहा, ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैरिया की खातिर मैं वो तस्वीर हासिल करूंगी और तुम दोनों का मिशन पूरा करूंगी ताकि मैरिया की शादी तुमसे हो जाए। फ्रेडरिक ने कहा, अगर तुमने ये काम कर दिया तो पिछली रात तुम्हारी जितनी रकम ली गई है उसमें से हम $50,000 वापस कर देंगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैंने कह दिया है कि मैं मैरिया की खातिर ये खतरनाक काम कर गुजरूंगी। अगर मुझे $50,000 मिल जाएं तो क्या बात है, फिर तो मैं और भी जी जान से उस तस्वीर को वापस लाने की कोशिश करूंगी। अब बता दो, उस तस्वीर की हकीकत क्या है? फ्रेडरिक ने खंकार कर अपना गला साफ करते हुए कहा, उस तस्वीर के पीछे एक वसीयत छुपा कर रखी गई है। वह वसीयत मैरिया के बाप ने मरने से पहले लिखी थी। उस वसीयत की रूह से मैरिया और उसका छोटा भाई करोड़ों डॉलर की दौलत और जायदाद के मालिक बन जाएंगे। दुश्मन चाहते हैं कि यह वसीयत मैरिया तक ना पहुंच सके, बस हकीकत यही है। सोनिया ने कहा, मुझे वो रसीदें दो जिसके जरिए मैं पोस्ट ऑफिस जाकर वो तस्वीर हासिल कर सकूं। फ्रेडरिक ने अपनी जेब में हाथ डालकर वो रसीदें निकाली, फिर उन्हें सोनिया के हवाले कर दिया। सोनिया ने उन्हें पढ़ने के बाद कहा, मुझे 1 घंटे की मोहलत चाहिए। मैं कहीं आराम से बैठकर प्लानिंग करना चाहती हूँ कि वो तस्वीर किस तरह यहाँ तक बखैरियत लाई जा सकती है। फ्रेडरिक ने कहा, यहाँ अस्पताल में मेरा कमरा बिल्कुल खाली रहता है, वहाँ कोई मुदाखलत नहीं करेगा, तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा देता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ा। सोनिया ने मैरिया को थपक कर कहा, तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारे ये काम जरूर करूंगी। हौसले से दवाएं खाओ और जल्दी से सेहतियाब होकर फ्रेडरिक की दुल्हन बन जाओ। वो मुस्कुराने और शर्माने लगी। सोनिया मुस्कुराकर वहां से उठ गई, फिर फ्रेडरिक के साथ उसके कमरे की तरफ जाने लगी। मैं खाने से फारिग हो चुका था और गर्मा गर्म चाय पी रहा था। जब वो फ्रेडरिक के कमरे में पहुंच गई तो उसने उसके लिए चाय या कॉफी का ऑर्डर देना चाहा। सोनिया ने इनकार कर दिया। फ्रेडरिक वहां से चला गया। सोनिया अंदर से दरवाजे को बंद करके इधर उधर टहलने लगी और सोचने लगी कि किस तरह उस तस्वीर को हासिल किया जा सकता है। वह मुख्तलिफ पहलुओं से मुख्तलिफ तदबीरें सोचती जा रही थी। तदबीरें अच्छी होती थी लेकिन उनमें फिर कोई ना कोई कमजोरी निकल आती, जिसकी वजह से वह सोची समझी तदबीरों को रद्द कर देती थी। आखिर मैंने उसे मुखातिब किया, हेलो सोनिया, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? वह चौंक कर बोली, तुम फिर आ गए। क्या करूँ, तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। तुम तदबीर सोच रही हो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे कुछ काम आ जाऊं। शुक्रिया, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं तन्हा दुश्मनों से निमटना जानती हूँ। क्या तुमने देखा नहीं कि मैंने कितनी आसानी से डबल फिंगर को ज़ेर किया था? हाँ, मैंने देखा था। आखिर मेरी सोहबत में रहकर तुमने इतना सब कुछ सीख लिया, ये मेरी मेहरबानी है। बकवास मत करो, बस चले जाओ मेरे दिमाग से, मुझे तदबीर सोचने दो। मैंने कहा, तदबीर ये हो सकती है कि तुम किसी बोने को एफल टावर की तस्वीर देकर पोस्ट ऑफिस भेज दो और उससे कहो कि वो तुम्हारे नाम इस तस्वीर को लोकल पार्सल करे। फिर तुम उस पार्सल के मुताबिक रसीद लेकर जाओगी तो वो बोने वाली एफल टावर की तस्वीर तुम्हें मिल जाएगी। जब तुम वहां से चलोगी तो दुश्मन तुम्हारा पीछा करेंगे। जब दुश्मन तुम्हारे पीछे लग जाएंगे तो बोना डॉक्टर फ्रेडरिक असल रसीदें लेकर असल तस्वीर वहां से ले आएगा। कहो कैसी तदबीर है? बकवास है। तुम जितनी भी उम्दा तदबीरें पेश करोगे मैं उन सबको बकवास कहूंगी और उन पर कभी अमल नहीं करूंगी, ख्वाह उनसे मुझे कामयाबी ही क्यों ना हासिल होती हो। मैंने कहा, यह तो तुम्हारी हट धर्मी है। ख्वामखा तुम मुझसे नाराज हो, मैं जो कह रहा हूं उस पर अमल करो, तुम्हें कामयाबी होगी। मैं कभी उस पर अमल नहीं करूंगी। तुम मेरा पीछा छोड़ दो और यहां से चले जाओ। अच्छी बात है, तुम जहन्नुम में जाओ। अब मैं कभी तुम्हारे दिमाग में झांकने नहीं आऊंगा। लानत है तुम पर। यह कहकर मैंने गुस्से का इजहार करते हुए उससे राब्ता खत्म कर दिया। मुझे सचमुच गुस्सा आ रहा था। किसी रूठी हुई महबूबा को मनाने के लिए एक हद मुकर्रर होती है। मैंने उसे समझाने मनाने की एक हद कर दी। हद से आगे बढ़कर भी उसे मनाता रहा लेकिन वो ख्वामखा नखरे दिखाती जा रही थी। मैंने सोचा कि अब उसके दिमाग से दूर रहकर या उसके दिमाग में खामोशी से रहकर ही मैं उसकी हिफाजत कर सकूंगा, लेकिन अब उसे मुखातिब नहीं करूंगा। चूंकि उसने सोचने और अमल करने के लिए 1 घंटे की मोहलत ली थी इसलिए मैं वहां से वापस चला आया, क्योंकि मैं उसके दिमाग में 1 घंटे तक महदूद नहीं रह सकता था।
खाने के बाद मैं 1 घंटे तक आराम करता रहा। कोई काम नहीं था, किसी के लिए ख्याल ख्वानी नहीं करना थी। रसवंती के बारे में तमाम मालूमात हासिल हो चुकी थी और उसकी तरफ से इत्मीनान था। सोनिया के बारे में 1 घंटे बाद कुछ मालूम होने वाला था। ऐसे आराम और फुर्सत के वक्त जी में आया कि कराची शहर की सैर करूं, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता था। शहनाज की हिफाजत के लिए मुझे इस कोठी में रहना जरूरी था। पता नहीं दुश्मन कब आ जाए और किस वक्त शहनाज को परेशान करना शुरू कर दे। ऐसे वक्त मैंने पोमी के दिमाग में झांक कर देखा। वो 10वीं जमात के इम्तिहान की तैयारियां कर रही थी और इसके अलावा सोच रही थी कि शाम को उसे जूडो कराटे की तालीम हासिल करने के लिए एक उस्ताद के सामने मुकाबले के लिए तैयार रहना है। मैं उसके दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं रहा, सिर्फ उसकी खैरियत मालूम करके वापस चला आया। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं सोनिया के दिमाग तक पहुंचना चाहता था, तब अचानक टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मैं अपने बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आया और वहां का फोन उठाने लगा तो घंटी बंद हो गई। पता चला कि टेलीफोन का एक कनेक्शन शहनाज के कमरे में भी है। वहां उसने टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। मैंने चुपके से रिसीवर को उठाकर उनकी गुफ्तगू सुनी। कोई दूसरी तरफ से पूछ रहा था कि टेलीफोन पर कौन बात कर रहा है। शहनाज ने कहा, मैं शहनाज तारिक बात कर रही हूँ। फिर किसी ने पूछा, तुम्हारा शौहर तारिक महमूद कहाँ है? वो मेरे साथ रहता है। तुम कौन हो और ये सवालात क्यों कर रहे हो? मेरा नाम मुराद है। मेरा नाम सुनकर इस शहर के बड़े बड़े बदमाश थर्रा जाते हैं। तुम्हारा वो आदमी कितना बड़ा बदमाश है मैं ये देखना चाहता हूँ, जिसने मलिक नवाज को घर में घुसकर उसकी ज़रूरी चीज़ें चोरी की हैं और उसे नुकसान पहुंचाया है। शहनाज ने कहा, मलिक नवाज से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। ये मेरे आदमी की भूल है कि उनके मामलात में टांग अड़ाने के लिए पहुंच गया था। मैंने उसे समझा दिया है, आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। फोन पर मुराद ने गरज कर कहा, बकवास मत करो, मैं तुम्हारे आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मलिक नवाज वादे और सौदे का पक्का है। उसने सौदे के मुताबिक और वादे के मुताबिक तुम्हारी रकम दे दी थी। इसके बावजूद तुम्हारे आदमी ने वहां बदमाशी दिखाई है, तो मैं अब अपनी बदमाशी दिखाऊंगा। अपने आदमी से कहो कि वो मर्द का बच्चा है तो घर में छुप कर ना बैठे और घर से बाहर निकलकर सड़क के किनारे चलता रहे। मैं उससे कहीं भी मुलाकात कर लूंगा। अभी अपने आदमी से पूछ कर बताओ कि वो बाहर निकलना चाहता है या नहीं। मैंने उनकी गुफ्तगू के दरमियान कहा, मैं तुम दोनों की बातें ड्राइंग रूम के टेलीफोन से सुन रहा हूं। शहनाज, तुम इस आदमी की खुशामद ना करो। ये मेरा एक बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। अगर ये शहर का सबसे बड़ा बदमाश है तो मैं अपने मुल्क का बहुत बड़ा शरीफ शहरी हूँ। मैं 15 मिनट के बाद अपनी कोठी से बाहर निकलूंगा। वो जहां भी मेरा सामना करना चाहे कर ले, मैं तैयार हूँ। और जब मैं बाहर जाऊंगा तो तुम अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना और उस वक्त तक ना खोलना जब तक कि मैं तुम्हें दरवाज़ा खोलने के लिए ना कहूँ। ये कहकर मैंने रिसीवर रख दिया और मुराद के दिमाग में झांकने लगा। वो हमारी कोठी के करीब ही एक और कोठी में बैठा हुआ फ़ोन पर बातें कर रहा था। मेरा जवाब सुनकर उसने भी रिसीवर रख दिया। फिर अपने मातहतों से कहने लगा, वो शख्स अभी 15 मिनट के बाद शहनाज की कोठी से बाहर निकलने वाला है। तुम लोग उस कोठी के आसपास दूर तक फैल जाओ और देखते रहो कि वो किस तरफ जाता है। जिधर भी जाए उसका ताक्कुब करते रहो। फिर किसी ऐसी जगह घेर लो जहां ज्यादा भीड़ ना हो। हम वहां उसकी अच्छी तरह हजामत करेंगे और उसे पकड़कर नासिर पाशा के पास पहुंचा देंगे। मैं खुद नासिर पाशा के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन इन बदमाशों से मार खाने या इनसे मगलूब होने के बाद नहीं, बल्कि इन पर गालिब आने के बाद मैं एक फाते की शान से नासिर पाशा तक पहुंचना चाहता था। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये बात मेरे दिमाग में नहीं थी। मैंने सोचा ठीक 15 मिनट बाद मुझे इस कोठी से निकलना चाहिए और उस वक्त तक सोच लेना चाहिए कि मुझे किस तरह बाहर निकलकर किस तरफ जाना चाहिए और इन लोगों से कैसे निमटना चाहिए। मैंने उसके दिमाग में झांक कर यह मालूम किया कि वो सब लोग निहत्ते हैं या मुसल्ला। पता चला कि जो 4 मातहत मेरी कोठी के पास मुझे घेरने के लिए आए हैं, उनमें से एक के पास चाकू है, बाकी 3 निहत्ते हैं और दूसरी कोठी में जहां मुराद बैठा हुआ है वहां उसके पास 2 साथी हैं और वो भी खाली हाथ हैं। अलबत्ता मुराद के पास एक रिवॉल्वर है और वह रिवॉल्वर भरा हुआ है। ख्याल ख्वानी के दौरान खुशबू का एक झोंका आया। मैंने नजरें उठाकर देखा तो वो ड्राइंग रूम के दरवाजे से दाखिल हो रही थी। उसने वही सुबह के कपड़े पहने हुए थे। अभी वो गुस्ल से फारिग नहीं हुई थी, सिर्फ मुझे रोकने के लिए आई थी। उसने कहा, तुम्हें तन्हा बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम मुराद को नहीं जानते हो। वो कातिल है, स्मगलर है और जाने क्या कुछ है। पुलिस वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि उसके दोस्त बनकर रहते हैं। तुम उसके खिलाफ कानून की हमायत भी हासिल नहीं कर सकोगे। मैंने कहा, तमाम पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ ईमानदार और फ़र्ज शनास भी होते हैं। मैं ऐसे फ़र्ज शनास पुलिस वालों को ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। बाकी रही मेरी बात तो तुम मेरी फिक्र न करो। यूं समझ लो कि अगर मैं बाहर जाकर मर गया तो मुझसे तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। यूं भी तुम मुझे भगाना चाहती थी, और अगर जिंदा लौट आया तो तुम्हें इस बात का यकीन हो जाएगा कि मैं बहुत जीदार हूं और मेरी उम्र लंबी है और मैं तुम्हारी हिफाजत भी उतनी ही जीदारी से कर सकता हूं। उसने जवाब दिया, बैंकॉक में कुछ ऐसा ही सोचकर मैं तुम्हें मुर्दा हालत में छोड़कर चली आई थी। मैंने सोचा था कि तुम्हारे नसीब में ज़िंदगी होगी तो तुम मेरे पास चले आओगे, और यही हुआ कि तुम मेरे पास आ गए। इस बार भी यही सोचती हूँ कि तुम्हें बाहर जाने दूँ, लेकिन जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि तुम्हें रोक लूँ। अगर रुक जाओ तो बेहतर है। उन बदमाशों से निमटने की बजाय यहीं से हम पुलिस वालों को फ़ोन करेंगे
और उनसे राब्ता कायम करके कानून की मदद हासिल करेंगे। मैंने कहा, यहाँ बैठकर हम कानून की हिमायत हासिल नहीं कर सकते। मेरा बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कानून की हिमायत हासिल किए बगैर ऐसे स्मगलर के पास पहुंचना चाहता हूं जो मेरे मुल्क की बहू बेटियों को मुल्क के बाहर भेजता है, हराम की आमदनी कमाता है और हमारे मुल्क की बदनामी करता है। मैंने अपनी जगह से उठकर आईने में अपना जायजा लिया, बालों में कंघी की, फिर ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हुए बोला, तुम दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह बंद कर लो। जब तक मैं तुम्हें आवाज़ न दूं उस वक्त तक दरवाज़ा न खोलना। शहनाज अजीब सी नज़रों से मुझे देख रही थी। वो तजब्जुब में थी। वो मुझे रोकना भी चाहती थी और नहीं भी चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उसका पीछा छोड़ दूं और ये भी चाहती थी कि मैं उससे दूर ना जाऊं, क्योंकि अब मैं ही उसका एक मुहाफिज था। बहरहाल मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैंने दूर तक इधर उधर नजरें दौड़ाईं। हमारी कोठी के अहाते के बाहर एक कुशादा सड़क थी। सड़क की दूसरी तरफ प्लाजा नुमा फ्लैट्स बने हुए थे। फिर उसके बाद कोठियों का सिलसिला शुरू हो गया था। इन फ्लैट्स के निचले हिस्से में कुछ दुकानें खुली हुई थीं और वहाँ लोगों का आना जाना था। वहीं मेरा ताक़ुब करने वाले भी मौजूद थे। हमारे यहाँ बहुत बड़े बदमाश को दादा कहते हैं। मैंने मुराद दादा के दिमाग में झांक कर मालूम किया कि वो फ्लैट के तीसरे नंबर की कोठी में बैठा हुआ है। मैं वहाँ से आगे बढ़ गया और इत्मीनान से चलता हुआ अपनी कोठी के अहाते से बाहर निकल गया। अब मैं उसी तीसरे नंबर की कोठी की तरफ जा रहा था। मैंने सोच लिया था कि इन मातियतों से उलझना और वक्त ज़ाय करना बेकार है। मुझे नासिर पाशा तक पहुँचना था और उसके लिए मुराद दादा ही एक जरिया था। मैंने रास्ते के किनारे चलते हुए यूं ही कनखियों से और कभी पलट कर देखा तो साफ पता चल गया कि बदमाश किस्म के 3 आदमी मेरे पीछे ज़रा फासले पर चले आ रहे थे। उन्होंने मुझे छेड़ा नहीं, क्योंकि लोग आ जा रहे थे। दूसरी बात यह कि मैं उसी तरफ जा रहा था जिधर वो मुझे ले जाना चाहते थे, यानी अपने मुराद दादा के पास मुझे पहुंचाना चाहते थे, और मैं खुद ही उधर खिंचा चला जा रहा था। मैं उस कोठी के सामने पहुंचकर रुक गया। कुछ फासले पर वो तीनों पीछा करने वाले भी रुक गए। अब चौथा आदमी भी पीछे पीछे चला रहा था। मैंने उन्हें ललकार कर कहा, अरे बेवकूफ़ो, तुम कब तक पीछा करते रहोगे? सामने आ जाओ और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा वो मुराद दादा कहाँ रहता है। मैं खुद उससे जाकर मुलाकात करूंगा। एक बदमाश ने मूंछों पर ताव देते हुए आगे बढ़कर कहा, हमारा इरादा था कि तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर हम अपने दादा के पास पहुंचाते, मगर तुम खुद ही यहाँ तक चले आए हो, तो अब तुम्हें क्या छेड़ना? अगर अब सीधी तरह इस कोठी के अंदर चलने के लिए तैयार हो तो आगे बढ़ते चलो, हम तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं। मैं वहां से पलटकर कोठी के अहाते का बड़ा सा फाटक खोलकर अंदर जाने लगा। अंदर पहुंचकर एक आदमी ने कहा, कोठी के अंदर जाने का रास्ता पीछे से है। मैं कोठी के पीछे पाएं बाग में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उन लोगों की नीयत खराब हो गई। एक ने कहा, इसे सही सालम अपने दादा के पास पहुंचाना मुनासिब नहीं, हमें अपना कारनामा भी दिखाना चाहिए। इसे ज़रा तोड़ फोड़ कर पहुंचाएंगे तो दादा हमारी कदर करेगा। मैंने पूछा, क्या तुम लोग मर्दों की तरह एक एक करके मुझसे मुकाबला करोगे या सब एक साथ हमलावर हो जाओगे? उनमें से एक ने बढ़कर कहा, हम मर्द हैं, मर्दों की तरह मुकाबला करेंगे। ये कहते उसने मुझ पर छलांग लगाई तो मैं एक तरफ हट गया। वो अपनी ही छलांग के जोर में आगे बढ़ते हुए दूर जाकर औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा आया तो मैंने उसका हाथ रोककर एक घोंसा उसके मुंह पर जड़ दिया। तीसरा बढ़ने लगा। मैंने कहा, यह मर्दों के जैसा तो मुकाबला नहीं है कि यह के बाद दीगरे सभी चले आ रही हैं। एक एक करके आओ और हार जीत का फैसला करके अलग हो जाओ। मगर वो मेरे लड़ने के अंदाज से समझ गए थे कि मैं 1-2 के बस का नहीं हूं, इसलिए वो 1-1, 2-2, 3-3 की तादाद में आकर हमला कर रहे थे। मैं उनके हमलों का जवाब दे रहा था, मार खा रहा था और उन्हें मारता भी जा रहा था। मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं था कि लड़ते वक्त मेरे कपड़ों की इस्त्री खराब ना होती, शिकने ना पड़ती, मेरे बाल ना बिखरते और मैं हीरो के अंदाज में लड़ता हुआ सबको शिकस्त देकर भगा देता। ऐसी कोई बात ना थी। टेलीपैथी जाने के बावजूद, अपने आप को बचाने के बावजूद मैं मार खा रहा था और इन लोगों को मार रहा था। आखिर एक ने चाकू निकालकर ललकारते हुए कहा, तुम सब एक तरफ हट जाओ, मैं इससे निमट लूंगा। जब तक हम इसे अच्छी तरह जख्मी नहीं कर देंगे उस वक्त तक दादा के पास नहीं ले जाएंगे। कुछ तो मालूम होना चाहिए कि हमने किस तरह इसका ऑपरेशन किया है। ये कहकर उसने कहका लगाया और फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं पैंतरा बदलकर उसके चाकू से बचने की कोशिश कर रहा था और बैक वक्त उसके दिमाग में भी पहुंच रहा था और उसके हमला करने के अंदाज को भी समझ रहा था कि वो कितनी देर बाद पैंतरा बदलने के बाद मुझ पर हमला करेगा। फिर जैसे उसने पैंतरा बदलकर मुझ पर हमला किया, मैंने झुकाई देकर एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली और दूसरा हाथ उसके चाकू पर रख दिया। फिर उसके जहन को हल्का सा झटका दिया तो चाकू पर गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो चाकू मेरे हाथ में आ गया। मैंने उसे एक लात मारकर दूर फेंका। फिर इसके बाद चाकू को अपने हाथ में तोलते हुए कहा, अब भाव कौन मेरे सामने आना चाहता है? वह सब सहम कर पीछे हटने लगे। उसी वक्त मुराद दादा की ललकार सुनाई दी। मैंने एक तरफ देखा तो कोठी का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था और वह खुले हुए दरवाजे पर रिवॉल्वर लिए खड़ा था और ललकारते हुए कह रहा था, खबरदार, चाकू फेंक दो और सीधी तरह इधर आ जाओ। मैंने कहा, मिस्टर मुराद, तुम अपने इन पोतों के लिए दादा होगे, मेरे लिए एक बुज़दिल से कुछ कम नहीं हो कि रिवॉल्वर पर इतना एतमाद रखते हो और अपनी ताकत पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं। अगर तुम इतने ही दिलेर हो तो आओ, मुझसे 2-2 हाथ कर लो। मैं चाकू फेंक देता हूँ, तुम रिवॉल्वर फेंक दो। मुराद ने कहा, मैं मर्द हूँ और दिलेर हूँ। मैंने अभी तुम्हें मर्दानगी से मुकाबला करते हुए देखा है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और चाहता हूँ कि तुमसे मुकाबला करूँ। मैं तुम्हारी यह हसरत ज़रूर पूरी करूँगा।
ये देखो, मैं अपने रिवॉल्वर से सारी गोलियां निकाले दे रहा हूं और इन गोलियों को मैं अपनी जेब में रखूंगा। रिवॉल्वर मेरे किसी आदमी के पास रहेगा जो कि खाली होगा। तुम चाकू फेंक देना, हम खाली हाथ मुकाबला करेंगे। जो जीत जाएगा वो अपनी बात मनवा लेगा। बोलो, मंजूर है? मैंने कहा मंजूर है। वो रिवॉल्वर से गोलियां निकालने लगा। फिर उसने खाली रिवॉल्वर अपने एक साथी को दिया और रिवॉल्वर की गोलियों को अपनी पतलून की जेब में रखकर आगे बढ़ता हुआ पाएं बाग में पहुंच गया। अपने साथियों को उसने हुक्म दिया कि कोई इस मुकाबले के दौरान हमारे दरमियान न आए। अगर दादा शिकस्त खाता है तब भी कोई मुदाखलत न करे। अगर दादा को शिकस्त तस्लीम करना होगा तो वो खुद इसका ऐलान कर देगा, और अगर जीतता रहेगा तो फिर जीत कर अपनी बात मुझसे मनवा लेगा। सब लोग दूर चले गए। मैं और मुराद दादा घास के हरे हरे फर्श पर आकर खड़े हो गए और एक दूसरे के मुकाबले जम गए। फिर मुराद दादा ने कुश्ती लड़ने के अंदाज में दोनों हाथ आगे बढ़ाए। मैंने भी दोनों हाथ आगे बढ़ाकर पंजा लड़ाया। पहले ही मुकाबले में पता चल गया कि मुराद दादा बेइंतहा ताकत का मालिक है और उसकी उंगलियां फौलाद की तरह सख्त हैं। वैसे भी मैं कोई बच्चा तो था नहीं। उसके मुकाबले में जमा रहा और दोनों जोर आजमाई करते रहे। फिर मुराद दादा ने पूछा, तुम मलिक नवाज की कोठी में क्यों गए थे? मैंने बदस्तूर जोर आजमाते हुए कहा, मैं अपनी बीवी की मतलूबा रकम लेने गया था, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वो किसी मासूम लड़की की इज्जत से खेलना चाहता है। तब मैंने उनके मामलात में मुदाखलत की। यह सुनते ही मुराद दादा की जोर आजमाई में जरा सी कमी वाक़ हुई। मैंने उसी वक्त झटका देकर नीचे गिरते हुए मुराद दादा को अपने ऊपर टांगों पर से उछाला और दूसरी तरफ फेंक दिया। फिर फौरन ही उठकर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ मुराद दादा भी एक छलांग लगाकर उल्टी कलाबाजी खाकर खड़ा हो गया और यह साबित कर दिया था कि वो मुकाबले में कमतर नहीं है। हम दोनों फिर एक दूसरे के सामने जम गए। मैं पैंतरे बदलने लगा। इस बार मैंने पंजा लड़ाने की हमाकत नहीं की, क्योंकि मुझे देसी कुश्ती का फन अच्छी तरह नहीं आता था। मैं जूडो कराटे के दाव से लड़ सकता था। उसी अंदाज में मैंने पैंतरा बदलते हुए उसे धोखा देकर एक लात उसकी कमर पर रसीद की। वह संभलने भी नहीं पाया था कि मैंने दूसरी लात घूमकर उसके सीने पर मारी। वह लड़खड़ाकर पीछे चला गया। फिर उसने आगे बढ़ते हुए पूछा, तुम कह रहे थे कि मलिक नवाज किसी मासूम लड़की की इज्जत से खेलना चाहता था, क्या यह सच है? मैंने कहा, बिल्कुल सच है। मैंने सिर्फ इसीलिए उसके मामले में मुदाखलत की थी। मेरी सच्चाई का सबूत यह है कि मैंने उसकी तिजोरी से एक पैसा भी नहीं लिया। सिर्फ वो तस्वीरें ली जो उस लड़की को बदनाम कर सकती थी। फिर मैंने वो तस्वीरें भी उस लड़की के हवाले कर दी ताकि वो उन्हें जलाकर राख कर दे, और उस लड़की ने ऐसा ही किया। मेरी बात खत्म होती अचानक उसका घुंसा मेरे मुंह पर पड़ा और मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे चला गया। फिर उसने कहा, अगर ये बात है तो मैं उनका साथ नहीं दूंगा। मैं बदमाश ज़रूर हूँ, बदमाशियाँ करता हूँ, मैंने कत्ल भी किए हैं, मैंने माल इधर से उधर स्मगल भी किया है, लेकिन मैं अपने मुल्क की बहू बेटियों की इज्जत करता हूँ। मैंने कभी ऐसी हरकत नहीं की जिससे मैं बेगैरत कहलाऊँ। मुझे बदमाश कहलाना मंजूर है, बेगैरत कहलवाना मंजूर नहीं। मैंने पूछा, तो फिर क्या इरादा है? दोस्ती करोगे या दुश्मनी जारी रखोगे? उसने कहा, क्या तुम्हारे पास अपनी सच्चाई का कोई सबूत है? फिलहाल तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जो तस्वीरें थी वो उस लड़की ने जला डाली हैं। वह दुनिया जहान की लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं और उनका धंधा करते हैं, उन्हें मुल्क से बाहर भेजते हैं। मैं इस मामले की तह तक पहुंचना चाहता हूं और मेरी मालूमात के मुताबिक उनका सरगना नासिर पाशा है। वो किसी जजीरे में रहता है और वहां से ये कारोबार करता है। मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करूंगा। तुम जिन लोगों को नीस्तो नाबूद करना चाहते हो, मैं उन्हें तबाह बर्बाद करने के सिलसिले में तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए यही करो कि किसी तरह मुझे नासिर पाशा तक पहुंचा दो। उसके बाद मैं उससे समझ लूंगा। जब वो इतने बड़े पैमाने पर यह कारोबार कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी हिफाजत के बहुत से तरीके इख्तियार कर रखे होंगे। तुम तनहा वहां जाकर क्या कर सकोगे? मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं तनहा हूँ, इसलिए कि जब भी कहीं जाता हूँ तो मेरा खुदा मेरे साथ होता है। अगर तुम्हारे ईमान और तुम्हारा जज्बा ऐसा ही मजबूत और मुस्तहकम है तो मैं भी साथ चलूंगा, और नासिर पाशा को बर्बाद करने और उसके कारोबार को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए मैं कदम कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने कहा, मक्कारों के साथ मक्कारी करनी पड़ती है। बेहतर है कि तुम अपने साथियों के साथ मुझे पकड़कर वहां ले चलो और उन पर यही जाहिर करो कि मैं बड़ी मुश्किल से काबू में आया हूँ, और यह कि तुम मुझे काबू में रखने के लिए हमेशा मेरे सर पर मुसल्लत रहना चाहते हो। इस तरह मेरा साथ रहेगा और हम ये देखेंगे कि वहाँ क्या कर सकते हैं। दूसरे मातियत करीब आने लगे। वो सब किराए के गुंडे थे और मुराद दादा के इशारे पर अच्छा खासा मुआवजा लेकर काम करते थे। नासिर पाशा ने भी मुराद दादा को माकूल मुआवजा देकर मेरी सरकोबी के लिए भेजा था, ताकि मैं बुरी हालत में नासिर पाशा के पास पहुंचाया जाऊं और मुझसे वहां हिसाब किया जाए कि मैंने उनका कितना बड़ा नुकसान किया है। मैंने और मुराद दादा ने दोस्ताना अंदाज में एक दूसरे से मुसाफिया किया। दूसरे बदमाशों ने इस पर खुशी का इजहार किया। फिर हम वहां से चल पड़े। मैंने चलते हुए कहा कि पहले मैं अपनी कोठी में जाऊंगा और अपनी बीवी को तसल्ली दूंगा, और मेरी एक चहेती बिल्ली है, उसे अपने साथ लेकर चलूंगा। हम 4 आदमी मुराद दादा की गाड़ी में बैठकर शहनाज की कोठी के सामने आए। वहां मैं गाड़ी से उतरकर कोठी के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक देते हुए शहनाज को आवाज़ दी। शहनाज ने मेरी आवाज़ पहचान कर दरवाज़ा खोल दिया। फिर मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगी। मैंने कहा, फिक्र न करो, सब खैरियत है। इन बदमाशों से मेरी दोस्ती हो गई है। मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद वापस आऊँगा। ये कहकर मैं अंदर आ गया। वहाँ से मैंने अपना ब्रीफकेस उठाया जिसमें कीमती हीरे रखे हुए थे।
फिर मैंने सामी को अपने एक बाजू में लिया और शहनाज को अलविदाई नज़रों से देखते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे आने में देर हो। अगर मैं आज रात ना आ सका तो तुम परेशान न होना। कोई तुम्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। मैं वहां से चला आया। मुराद दादा की गाड़ी में बैठते हुए मैंने मुराद से कहा, मेरी चंद ज़रूरी बातें हैं, उन्हें याद रखो, और अगर मेरे किसी काम आ सकते हो तो बता दो। पहली बात तो ये कि मेरी बीवी यहाँ अकेली रहेगी। उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी तुम पर है। मुराद दादा ने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारी बीवी की इज्जत को मैं अपनी इज्जत समझता हूँ और मैं उसकी पूरी तरह हिफाजत का इंतजाम कर दूंगा। और दूसरी बात बताओ। मैंने कहा, अपना ये ब्रीफकेस में अमानत के तौर पर तुम्हारे पास रखवाना चाहता हूँ। इसे खोल कर ना देखना। किसी की अमानत है, मैं किसी वक्त भी तुमसे वापस ले लूंगा। हमारी गाड़ी वहां से आगे बढ़कर लालू खेत में आई। वहां मुराद दादा अपने मकान में उस ब्रीफकेस को ले गया। फिर वहां हिफाजत से रखने के बाद बाहर आया। फिर उसने चंद आदमियों को बताया कि उन्हें हमेशा फलां कोठी की निगरानी करना है। उसने उस कोठी की निशानदेही की जहां शहनाज रहती थी। मैं मुतमईन हो गया कि अब शहनाज को भी कोई खतरा नहीं है और मेरा ब्रीफकेस भी महफूज रहेगा। ब्रीफकेस मैंने शहनाज के पास इसलिए नहीं रखा कि मुझे शहनाज की नीयत पर शुबा था। वो लालची औरत थी। मेरी गैर मौजूदगी में ब्रीफकेस का ताला खोलकर हीरे जवाहरात देखती तो उन पर कब्जा कर लेती और उन्हें कहीं छुपा देती या कहीं औने पौने फरोख्त करके सारे हीरे ज़ाया कर देती। मुराद दादा ने वहां अपनी बीवी और अपने जवान लड़कों से मेरा तारुफ कराया और उनसे कह दिया कि अगर मैं कभी मुराद दादा की गैर मौजूदगी में ब्रीफकेस या कुछ भी मांगने आऊँ तो बिला चूं चरा मुझे दे दिया जाए। ये सब एहतियाती तदाबीर इसलिए की जा रही थी कि हम एक ऐसी मुहिम पर रवाना हो रहे थे कि जिसका सिर्फ अंदाज़ा कर सकते थे। हम में से कौन वापस आएगा और कौन नहीं आएगा ये कोई नहीं जानता था। इसीलिए एहतियातन मैंने सामी को भी अपने साथ ले लिया था ताकि मैं ज़्यादा अरसे तक दूर रहूं तो सामी कहीं भटक ना जाए। उसकी आदत थी कि वो मुझे तलाश करने के लिए इधर उधर निकल जाती थी। वहां से हम हॉक्स बे की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में मुराद दादा ने बताया कि हॉक्स बे से भी बहुत आगे समुद्र के साहिल पर एक पुख्ता इमारत है जहां नासिर पाशा और उसके कारकुन काम करते हैं और क्याम करती हैं। जब हम तकरीबन 2 घंटे के बाद हॉक्स बे से आगे निकल आए और उस इमारत के करीब पहुंचने लगे तो मुराद दादा ने कहा, अब मैं तुम्हारे हाथ पीछे से बांध दूंगा ताकि उन्हें किसी किस्म का शुबा ना हो। अगर तुम मेरे हाथ बांध दोगे तो मैं बेदस्तोपा हो जाऊंगा। अगर कभी अचानक मुकाबला करना पड़े तो फिर मैं क्या कर सकूंगा। मुराद दादा ने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतार कर देते हुए कहा, यह देखो, ये सिर्फ अंगूठी नहीं बल्कि इसके अंदर एक चाकू भी छुपा हुआ है। यह कहकर मुराद दादा ने अंगूठी के एक सिरे पर नन्हे से बटन को दबाया तो एक छोटा सा चाकू अंगूठी के अंदर से निकल आया। वो चाकू बहुत तेज था। मुराद दादा ने कहा, इस चाकू की मदद से तुम हाथ कलाई की तरफ से मोड़कर रस्सी को काट सकोगे। ये समझाने के बाद मुराद दादा ने चाकू को फिर अंगूठी के अंदर किया, फिर उस अंगूठी को मेरी उंगली में पहना दिया। इसके बाद उसने मेरे दोनों हाथों को पुश्त पर रखकर एक रस्सी से बांध दिया और इस तरह बांध दिया कि मैं जब चाहता उस अंगूठी नुमा चाकू से उस बंदिश को खोल सकता था। हम हॉक्स बे से भी बहुत आगे तकरीबन 2-3 मील दूर एक वीरान साहिल पर पहुंच गए। वहां एक पुख्ता इमारत नजर आ रही थी। मुराद दादा ने कहा, यही वो जगह है जहां मैंने एक बार नासिर पाशा को देखा था। मैंने पूछा, आज तुम में से किसके साथ यह सौदा हुआ था कि तुम मुझे घेर कर वहां उनके पास ले जाओगे। उसने जवाब दिया, नासिर पाशा का एक असिस्टेंट अमीर हसन है। वो नासिर पाशा की मौजूदगी में सारे कारोबार को संभालते हैं। उसी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे माकूल मुआवजा देगा अगर मैं तुम्हें जिंदा या मुर्दा उस अड्डे तक पहुंचा दूं। हमारी गाड़ी उस इमारत के करीब पहुंचती जा रही थी। मैंने देखा इमारत से कुछ लोग बाहर निकल आए थे और हमें देख रहे थे। मैंने मुराद दादा से कहा, ये लोग बिल्कुल निहत्ते हैं। मुराद दादा ने जवाब दिया, उधर ना देखो, इमारत के ऊपर देखो, वहां कुछ लोग स्टेन गन्ने लिए खड़े हुए हैं। अगर उन्हें कोई खतरा महसूस हुआ तो वो ऊपर से फायर करेंगे। हमारी गाड़ी इमारत से कुछ दूर रुक गई क्योंकि आगे रेतला मैदान था। हम गाड़ी से उतरकर रेत पर चलने लगे। मेरे दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और मैं उनके दरमियान एक कैदी की हैसियत से चल रहा था। मुराद दादा ने आहिस्तगी से कहा, तुम कोई ख्याल न करना, अब मेरे तेवर बदल जाएंगे और मैं तुम्हारे खिलाफ बोलता रहूंगा। मैंने आहिस्तगी से कहा, मैं समझता हूं, तुम जैसा चाहो वैसा मेरे साथ सलूक करो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। हम ज़ेरे लब बातें करते हुए इमारत के बिल्कुल सामने पहुंच गए। वहां 4 आदमी हमें देख रहे थे। फिर एक ने दरवाजे की तरफ इशारा किया तो मुराद दादा मेरा बाजू थामकर मुझे खींचता हुआ दरवाजे के पास ले गया। फिर उसने दरवाजे को खोला और हम इमारत के अंदर पहुंच गए। अंदर एक बड़ा सा हॉल था। हॉल की दीवारों में चारों तरफ मुख्तलिफ दरवाजे बने हुए थे। मालूम होता था कि हर दरवाजे के पीछे अलग अलग कमरा होगा। एक जीना बल खाता हुआ ऊपर की जानिब चला गया था। एक शख्स ने हमारी रहनुमाई की और वो ऊपर जीने पर चढ़ने लगा। हम उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे तो वहां बहुत सी लड़कियां नजर आईं। मैं कैदी बना उनके दरमियान से गुजरता हुआ एक बड़े से हॉल में पहुंचा। एक नौजवान हॉल के वस्त में खड़ा हुआ था। उसने हमें देखकर मुराद दादा से कहा, आओ दादा, तुम हमारा शिकार पकड़ कर ले ही आए। यह मलिक नवाज कह रहा था कि यह शख्स बहुत ही तेज तर्रार और खतरनाक किस्म का फाइटर है, 2-4 लोगों के काबू में नहीं आ सकेगा। मैंने देखा मलिक नवाज उस नौजवान के पीछे खड़ा हुआ था। बाद में पता चला कि इस नौजवान का नाम अमीर हसन है और वही नासिर पाशा का खास नायब है और नासिर पाशा की गैर मौजूदगी में वहां का कारोबार संभालता है।
मलिक नवाज मुझे देखते ही गुस्से से मुठ्ठियां भींचकर आगे बढ़ते हुए बोला, मैं इस शख्स को अपने हाथों से मारूंगा, इतना मारूंगा कि यह सांस लेना भूल जाएगा। वो गुस्से में आगे बढ़ता चला रहा था। इतने में मुराद दादा हमारे दरमियान आकर खड़ा हो गया। फिर उसने मलिक नवाज को रोकते हुए कहा, मैं इस शख्स को मारने की इजाज़त नहीं दूंगा, इसलिए कि इसके हाथ बंधे हुए हैं और बंधे हुए दुश्मन को मारना बहादुरी नहीं बुज़दिली है। अमीर हसन ने कहा, मलिक नवाज तुम पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें मौका दूंगा कि तुम मार पीट कर अपने दिल की भड़ास निकाल सको, लेकिन अभी नहीं, अभी इधर आ जाओ। मलिक नवाज बेबसी से इस हुक्म पर अमल करते हुए पीछे हटकर मुझे घूरता रहा। फिर अमीर हसन ने मुझसे पूछा, हाँ तो तुमने मलिक नवाज के घर में घुसकर उस लड़की की मदद क्यों की थी? क्या वो तुम्हारी रिश्तेदार थी? मेरे मुल्क की वो तमाम लड़कियां जो अपनी इज्जत व आबरू की सलामती चाहती हैं, उनसे मेरा मुकद्दस रिश्ता है। मैं उन्हें तबाह बर्बाद होते नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उसकी मदद की थी। वो तंजिया अंदाज में बोला, अच्छा तो तुम इज्जत व आबरू के ठेकेदार हो? बेवकूफ़, इस दुनिया में रोज़ाना हर लम्हे और हर घड़ी कितनी ही औरतें अपनी इज्जत लुटाती हैं और कितने ही मर्द उनकी इज्जत लूटते हैं। तुम कहाँ कहाँ तक किस किस की हिफाजत करोगे? कितनी औरतों से मुकद्दस रिश्ते कायम करोगे? तुम कोई बेवकूफ़ और पागल मालूम होते हो। तुमने हमारे मामलात में टांग अड़ाकर अपनी मौत को दावत दी है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम क्या कारोबार करते हैं, और इसलिए बता रहा हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। तुमने हमें जो नुकसान पहुंचाया उसका तकाजा यही है कि तुम्हें गोली मार दी जाए और तुम्हारी लाश को समुंदर के खारे पानी में फेंक दिया जाए। यह कहकर उसने एक स्टेन गन वाले को हुक्म दिया कि यहाँ लड़कियों का हाजिर किया जाए। स्टेन गन वाला दरवाजे पर खड़ा था। उसने बाहर पलटकर किसी से यही बात कही कि लड़कियों का हाजिर किया जाए। वो अपनी पोजीशन छोड़कर हटना नहीं चाहता था। मुराद दादा सोच रहा था कि हम वहां जाकर बुरे फंसे हैं, अब वहां से जिंदा सलामत वापस निकलना मुमकिन नहीं है। क्या ऐसे में वो मेरा साथ छोड़ दे या दोस्ती निभाए? वो एक कशमकश में था, लेकिन वाकई बदमाश होते हुए भी ईमानदार और जुबान का पक्का था। हर लम्हा इसी ख्याल को गालिब आने दे रहा था कि वो जान पर खेलकर भी दोस्ती निभाएगा। मैं इस दौरान रफ्ता रफ्ता मालूमात हासिल करता जा रहा था। अमीर हसन की जेब में एक रिवॉल्वर रखा हुआ था और 2 स्टेन गन वाले उस हॉल में मौजूद थे जहां हम खड़े हुए थे। बाकी 2 स्टेन गन वाले उस इमारत की छत पर पहरा दे रहे थे। उनके अलावा और कोई मुसल्ला न था। मलिक नवाज भी खाली हाथ था। एक स्टेन गन वाले ने थोड़ी देर पहले बात की थी, मैं उसके दिमाग में पहुंच चुका था। दूसरा स्टेन गन वाला दूर था, मैं उसकी आंखों में भी नहीं झांक सकता था, इसलिए मैं उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकता था और उसकी सूरत भी नजर नहीं आ रही थी। इतने में वो मजबूर लड़कियां हॉल के अंदर आने लगीं। वो एक कितार में दाखिल हो रही थी। फिर अमीर हसन के सामने कितार में सर झुकाकर खड़ी हो गईं। उनमें से कुछ रो रही थी, कुछ आंसू पहुंच रही थी और कुछ उदासी से सर झुकाए हुए थीं। साफ पता चल रहा था कि उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ वहां लाया गया है। अमीर हसन ने कहा, ये लड़कियां अपना मुल्क छोड़कर जा रही हैं, इसलिए कुछ उदास नजर आ रही हैं, कुछ रो रही हैं। यूं भी लड़कियां अपना मैक्का छोड़ते वक्त रोया ही करती हैं। वह तमाम लड़कियां इस कदर हसीन थी कि उनकी तारीफ में लफ्ज़ों के खजाने खर्च किए जा सकते थे। ऐसा लगता था कि हीरे जवाहरात के ढेर में से नायाब हीरे चुन लिए गए हों। उन्हें मुल्क से बाहर भेजा जा रहा था, बल्कि स्मगल किया जा रहा था। अमीर हसन ने कहा, ये नायाब हीरे हैं, हसीन तरीन लड़कियां हैं। हम हर दूसरे तीसरे महीने अपने मुल्क से ऐसी ही हसीन लड़कियों का इंतखाब करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, उनकी किसी न किसी कमज़ोरी से खेलते हैं और उन्हें मजबूर करते हैं कि ये हमारी बात मान लें और अपने घर को, अपने ख़ानदान को, अपने वालिदैन और अपने मुल्क को छोड़कर वो अपने मुल्क से बाहर चली जाए। और हम इन्हें बाहर स्मगल करते हैं। हमारे अपने मुल्क से जिन्स, अजनास और सोना, बल्कि हमारे मुल्क की इज्जत भी स्मगल होती है। जब ये लड़कियां बैरूनी ममालिक के उम्रा और रऊसा के ऐश कदों में जाती होंगी और वहाँ इन्हें टटोल कर पूछा जाता होगा कि ये कहाँ से आई हैं, तो बयान किया जाता होगा कि ये पाकिस्तान का हुस्न है, इसकी धज्जियाँ उड़ा दो। फिर अय्याश लोग कह के लगाते हुए इनकी धज्जियाँ उड़ा देते होंगे और हम इन बातों से बेखबर अपनी गैरत को सीने से लगाए इस फ़ख्र से बैठे रहते होंगे कि हमारी इज्जत महफूज है, हमारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता है, जबकि हमारे ही मुल्क के दलाल ये जलील हरकतें करती हैं। अमीर हसन ने मुझसे पूछा, तुम कितने गैरतमंद हो? क्या तुम इनमें से किसी की इज्जत को भी बाहर की मंडी में बिकने से रोक सकते हो? तुमने बहुत ही गैरतमंद होने का सबूत देने के लिए मलिक नवाज को नुकसान पहुंचाया। हमें नुकसान पहुंचाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ आकर अब तुम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो। थोड़ी देर के मेहमान हो, अच्छी तरह हुस्न शबाब को देख लो, इस दुनिया को आखिरी बार हसरत से देख लो, फिर यह दुनिया तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मैं लड़कियों को देख रहा था और लड़कियां मुझे यूं देख रही थीं जैसे चंद घड़ी के मेहमान को देखा जाता है जो किसी दम में रुखसत होने वाला हो। मैंने कहा, तुम दुरुस्त कहते हो, यहाँ स्टेन करनी है, तुम्हारे आदमी हैं, तुम्हारी एक फौज है और मैं तनहा किसी का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। पहले लड़कियों को यहाँ से बाहर भेज दो। मैं किसी का हुक्म सुनने का आदी नहीं हूँ, उसने कहा। मैं इन लड़कियों की मौजूदगी में सुनना चाहूँगा कि तुम मुझसे क्या कहते हो। मैंने कहा, मैं गैरतमंद हूँ और कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ जो सिर्फ मर्दों के दरमियान होती हैं। अगर सुनना पसंद करो तो मैं तन्हाई में कहूँगा, वरना इनकी मौजूदगी में कभी मेरी जुबान नहीं खुलेगी। अमीर हसन ने मुझे सोचती हुई नज़रों से देखा, फिर हुक्म दिया कि लड़कियां वहां से बाहर चली जाएं। वह लड़कियां उसके हुक्म की तामील करते हुए एक एक करके उस हॉलनुमा कमरे से जाने लगीं।
जैसे ही वो बाहर गई, मैं उस स्टेन गन वाले के दिमाग पर काबिज हो गया। सबसे पहले उस स्टेन गन वाले ने अपनी स्टेन गन को संभालते हुए दूसरी स्टेन गन वाले पर अचानक ही फायरिंग की। इस अचानक वारदात के लिए कोई तैयार नहीं था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस मुसल्ला गार्ड पर भरोसा किया जा रहा है वही अपने एक आदमी को मार डालेगा। अमीर हसन अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालना चाहता था। स्टेन गन वाले ने उसे भी अपनी स्टेन गन की गोलियों से भून कर रख दिया। उसकी जद में मलिक नवाज भी आ गया। उसकी भी चीखें सुनाई दी। फिर मैंने मुराद दादा से कहा, देखते क्या हो, जल्दी मेरे हाथ खोलो। मुराद दादा ने फौरन ही मेरे हाथों को खोल दिया। उस वक्त तक मैं स्टेन गन वाले के दिमाग पर काबिज रहा था। मुराद दादा ने भी दोस्ती का मुजाहरा किया। जो स्टेन गन वाला मुर्दा पड़ा था उस तरफ दौड़ता हुआ गया ताकि उसकी स्टेन गन पर कब्जा जमा ले। मैं दूसरे स्टेन गन वाले के दिमाग पर कब्जा जमाए हुए था, इसलिए मुराद दादा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर मुराद दादा ने वो स्टेन गन हाथ में लेते ही दूसरे स्टेन गन वाले को गोली का निशाना बनाया जो कि मेरे कब्जे में था। वो आखिरी चीखें मारता हुआ फरज पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। मैं दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और स्टेन गन पर कब्जा जमा लिया। हम दोनों गन संभालते हुए हॉल से बाहर निकले तो ऊपर के जीने से कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लड़कियां चीख रही थी और ऊपर से कुछ लोग उतरते हुए नीचे आ रहे थे। हमने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली, जीने की आड़ में छुप गए। जब हमने देखा कि दो स्टेन गन बरदार तेजी से उतरते चले आ रही हैं तो हमने अचानक ही फायर खोल दिया। वह दोनों ही चीखते हुए जीने पर गिरे और लुढ़कते हुए नीचे आने लगे। मुराद दादा के दो आदमियों ने उनकी स्टेन गनों पर कब्जा जमा लिया। मैंने मुराद दादा के एक आदमी से कहा कि अमीर हसन और मलिक नवाज की तलाशी ली जाए। हो सकता है कि उनके पास भी कोई असला मौजूद हो। बाकी दो आदमी दौड़ते हुए उस कमरे में वापस गए और उनकी तलाशी लेने लगे। मैं जानता था कि अमीर हसन की जेब से रिवॉल्वर निकलेगा, सो एक आदमी ने उसे रिवॉल्वर पर कब्जा जमा लिया। तमाम लड़कियां सहम कर चीखती हुए कमरे में घुस गईं। अब वहां उस इमारत में तकरीबन हमारा कब्जा हो चुका था। जो निहत्ते लोग थे वो सहमे हुए एक तरफ दीवार से लगकर खड़े हो गए थे और हमें इल्तिजामेज नजरों से देख रहे थे। मुराद दादा के आदमियों ने उन सब लोगों के हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए। उनमें से सिर्फ एक आदमी को आज़ाद रखा। वो हमें वहां के मुतल्लिक मालूमात फराहम कर रहा था। उसने बताया कि आज आधी रात को एक लॉन्च यहाँ समुद्र के किनारे आने वाली है। उस लॉन्च में ये 12 लड़कियां भेजी जाने वाली थीं और इनके तमाम रिकॉर्ड भी यहाँ से जाने वाले थे। मैंने पूछा कि उनके रिकॉर्ड कहाँ रखे हुए हैं। तब उस आदमी ने हमारी वहां तक रहनुमाई की। एक लोहे की अलमारी में वो तमाम सामान रखा हुआ था। अमीर हसन की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से चाबियां निकली। उन चाबियों की मदद से उस आहनी अलमारी को खोला गया। उसमें उन 12 लड़कियों में से हर एक लड़की का एक लिफाफा मौजूद था। उस लिफाफे में उनकी काबिल एतराज़ तस्वीरें और कुछ ऐसा मवाद शामिल था जिसके जरिए उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके उन्हें उनका घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था और वो अपने खानदान की इज्जत को बचाने की खातिर और खुद को सोसाइटी में महफूज रखने की खातिर यहाँ उनके इशारों पर चली आई थी। असूलन मुझे ये चाहिए था कि मैं वो केस पुलिस वालों के हवाले कर देता। वहाँ लाशें भी पड़ी हुई थी और लड़कियों को स्मगल करने का भयानक जुर्म भी सामने आ गया था। इस तरह पुलिस वाले इस मामले को अपने हाथ में ले लेते, लेकिन उन लड़कियों की इज्जत का सवाल था। ये मामला पुलिस के हाथ में जाने के बाद अदालत तक पहुंचता। फिर इन लड़कियों में से हर एक के खानदान की इज्जत अदालत में जाकर उछलती। इसलिए मैंने इस मामले को वहीं दबा देने के मुतल्लिक फैसला कर लिया। मैंने मुराद दादा से मशवरा लिया तो उसने भी यही मशवरा दिया कि इस मामले को पुलिस वालों तक नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि चुपचाप लड़कियों को यहाँ से लेकर निकल जाना चाहिए। लड़कियों ने सुना तो वो सब यक बयक दौड़ती हुई आई और मेरे और मुराद दादा के कदमों से लिपट कर रोने लगी। अजीब मंजर था कि हम 2 आदमी थे और 12 लड़कियां हमारे चारों तरफ रो रही थी और हमारा शुक्रिया अदा कर रही थी कि हमने उनकी इज्जत रख ली है और अब वो इज्जत आबरू से अपने घर लौट कर जा सकेंगी। उनमें से एक लड़की ऐसी थी जो कह रही थी, मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती, मैं वहां से भाग कर आई हूँ और अब अपने माँ बाप और अपने खानदान वालों को मुंह नहीं दिखा सकती। मेरे जवान भाई बड़े ही गैरतमंद हैं, वो मुझे कत्ल कर देंगे। दूसरी लड़कियों ने भी ये बात कही कि ऐसे तो वो घर से बगैर किसी को इतला दी आई हैं, लेकिन जब वो वापस जाएंगे तो घर वाले अपनी इज्जत की खातिर उन्हें कबूल कर लेंगे। सिर्फ एक लड़की का मामला था, वो लाहौर से आई थी। इसके अलावा और भी दूसरी लड़कियां थीं जो मुल्क के दूसरे शहरों से लाई गई थीं। मैंने मुराद दादा से कहा कि वो उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कबूल कर ले। मुराद दादा राजी हो गया। उसने कहा वो अपने खास आदमियों के जरिए, जिन पर उसे भरोसा, इन लड़कियों को उनके घरों तक पहुंचाएगा। खास तौर पर उस लड़की को अपने साथ ले जाएगा जिससे इस बात का डर है कि उसके गैरतमंद भाई इसे कत्ल कर देंगे। वहां नासिर पाशा के 7 आदमी जिंदा रह गए थे। हमने उन्हें रस्सियों से बांध दिया। फिर एक कमरे में उन्हें बंद करते हुए मैंने कहा, आज आधी रात को जब नासिर पाशा के आदमी इन 12 लड़कियों को लेने आएंगे तो वह तुम लोगों को यहाँ से आज़ाद करा देंगे। उस वक्त तक तुम लोग इस कमरे में कैदी बनकर रहो। ये कहकर मैंने उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। फिर हम उन लड़कियों को लेकर नीचे वाली मंजिल में आए। वहाँ गैराज में 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थीं। एक गाड़ी मुराद दादा की थी। कुल 3 गाड़ियाँ थीं। तीनों गाड़ियों में लड़कियों को अलग अलग बिठा दिया गया। एक गाड़ी को मुराद दादा ने ड्राइव किया, दूसरी को मैंने और तीसरी को मुराद दादा के एक आदमी ने ड्राइव करना शुरू किया। फिर वहाँ से हम शहर की तरफ रवाना हो गए। उनमें से 7 लड़कियाँ इसी शहर की रहने वाली थीं। हमने तकरीबन 3 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद इन लड़कियों को उनके घरों तक पहुंचा दिया। बाकी 5 लड़कियां दूसरे इलाकों से ताल्लुक़ रखती थीं। उन्हें मुराद दादा अपने घर ले गया ताकि उन्हें ट्रेन के जरिए या तैयारों के जरिए उनके घरों तक पहुंचाया जा सके।
मुराद दादा को रास्ते में मुझसे बातें करने का मौका नहीं मिला था। घर पहुंचकर उसने कहा, मुझे बड़ी हैरानी है कि उस स्टेन गन वाले को क्या हो गया था कि उसने अचानक ही अपने आदमियों पर फायरिंग की। अगर वो ऐसी दीवानगी की हरकत ना करता तो हम कभी वहां से इतनी आसानी से निकल कर ना आ सकते थे। मैंने भी हैरानी का इजहार किया, मैं खुद भी हैरान हूँ। मेरा ख्याल है कि स्टेन गन वाले को उन लड़कियों से हमदर्दी हो गई थी, शायद गैरत जाग गई थी, इसलिए उसने फायरिंग की होगी, लेकिन तुमने उसे भी हलाक कर दिया। हाँ, स्टेन गन मेरे हाथ में आते ही यही बात मेरे दिमाग में आई कि पता नहीं ये आगे भी चलकर हमारे खिलाफ हथियार उठाएगा या हमारा साथ देगा। मैंने बहुत ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं लिया। मेरे दिमाग में ये बात आई कि उसे शूट कर देना चाहिए, लिहाजा मैंने उसे गोली मार दी। मैंने पूछा, अब इन लड़कियों को किस तरह लाहौर और दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा? इस काम में अखराजात काफ़ी होंगे, वो पैसे मैं दूंगा। इस वक्त मेरे घर में $2000 हैं। तुम उन डॉलरों के रुपए कैश करा लो और इन्हें अपने खास आदमियों के जरिए, जिन पर तुम्हें बहुत ज़्यादा भरोसा हो, उनके घरों तक रवाना कर दो। मुराद दादा ने कहा, क्यों ना खुद हम इनको अपनी जिम्मेदारी पर छोड़कर आएं? मैंने कहा, नहीं, अभी मेरा मिशन अधूरा रह गया है। मैं नासिर पाशा तक पहुंचना चाहता हूं और उस जजीरे में भी जाना चाहता हूं जो परफ्यूम आइलैंड या खुशबू का जजीरा कहलाता है। मैं देखना चाहता हूं कि उस जजीरे में कौन सी गैर कानूनी कार्रवाइयां की जा रही हैं और मेरे मुल्क को कितना बदनाम किया जा रहा है, कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुराद दादा ने पूछा, क्या तुम फिर वहां जाओगे? हाँ, आधी रात को जाऊंगा। उन लोगों ने बताया कि आधी रात को एक लॉन्च आएगी, उसमें उन लड़कियों को ले जाने का प्रोग्राम बनाया गया था। मैं उस लॉन्च के पहुंचने से पहले वहां पहुंचूंगा और देखूंगा कि मैं नासिर पाशा तक पहुंच सकता हूं या नहीं। ये तो जानबूझकर मौत को दावत देने वाली बात है। तुमने देखा था कि वहां 4 स्टेन गन वाले थे। लॉन्च में तो और ज्यादा मुसल्लह अफराद मौजूद होंगे। तुम वहां कैसे पहुंचोगे? अगर पहुंच भी गए तो जिंदा वापस आना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, इसीलिए मैं वहां तन्हा जाऊंगा। तुम बीवी बच्चे वाले हो, तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी इसलिए भी है कि इन लड़कियों को इनके घरों तक पहुंचाना है। मैं अकेला हूं, मुझे किसी की फिक्र नहीं। मैं अपनी जिंदगी को खतरात में डाल सकता हूं, इसलिए आज रात मैं वहां जरूर जाऊंगा। मुराद दादा ने कहा, मैं बीवी बच्चों की परवाह नहीं करता। मैंने तुम्हें जब दोस्त बनाया तो तुम्हारे साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मगर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे बीवी बच्चों का ख्याल भी है और यहाँ इन लड़कियों के इनके घरों तक पहुंचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। ये जिम्मेदारी तुम पूरी करोगे तो मैं समझूंगा कि तुम दोस्ती का फर्ज निभा रहे हो। इसके अलावा मेरे साथ जाने की जिद करोगे तो मैं जाने का प्रोग्राम बदल दूंगा, फिर किसी दिन चुपके से उस तरफ का रुख करूंगा और तुम्हें खबर भी ना होगी। हमारे दरमियान थोड़ी देर तक बहस होती रही, फिर मैंने उसे कायल कर दिया कि मुझे तन्हा ही जाना चाहिए और उसे उन लड़कियों की जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। फिर मैं उससे रुखसत होकर शहनाज के पास आ गया। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। शहनाज कहीं बाहर जाने की तैयारियों में मसरूफ थी। मैंने जब उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। दिन भर उपटन लगाए रहने के बाद उसने गुस्ल किया तो और ऐसे निखर गई थी जैसे सुबह सवेरे ताज़ा गुलाब पर शबनम की बूंदें लरस रही हों। इसी तरह उसके चेहरे पर पसीने के कतरे झलक रहे थे। उसे देखकर दिल में बेख्तियार एक खूक सी उठी। उसके सामने वही पुरानी बीमारी उठकर आई थी, यानी मैं सहरज़दा हो जाता था। उसने हुक्म दिया कि मैं उससे ज़रा दूर रहूं। मैं उसके हुक्म की तामील में ज़रा दूर एक सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने पूछा, तुम मुझे तनहा छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैंने पूछा, तुम्हें तन्हाई का इतना ही ख्याल था तो अब कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? मैं क्लब जाऊंगी। क्या तुम्हें दुश्मनों का खौफ नहीं है? मुझे कभी दुश्मनों का खौफ नहीं होता। तुम देख रहे हो कि तुम 1000 चाहत के बावजूद, 1000 ख्वाहिशें बेदार होने के बावजूद मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मुझ में ऐसी बात है कि कोई मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ हाथ नहीं लगा सकता, ख्वाह वो दोस्त हो या दुश्मन। वैसे तुम बड़ी बेमुरव्वत हो। तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि मैं दुश्मनों से निमटने गया था, पता नहीं जिंदा वापस आता या मुर्दा, मगर तुम्हें इसकी परवाह नहीं थी। तुम्हें सैर तफरी की सूझती है और तुम इस तरह बंद सवर कर अपना दिल बहलाने के लिए बाहर जा रही थी। हाँ, यही बात है। मैं कोई खिदमत गुजार बीवी नहीं हूँ और इतनी फरमा बरदार नहीं हूं कि मैं तुम्हारी लाश के वापस आने का इंतजार करती। अब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ चलने के लिए फौरन तैयार हो जाओ। मैं 1 घंटे बाद यहाँ से निकलूंगी। मैं उसके हुक्म को कैसे टाल सकता था। वहां से उठकर अपने बेडरूम में आया, फिर गुसल खाने में चला गया ताकि गुसल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील करने के बाद शहनाज के साथ बाहर जा सकूं। गुसल करने के दौरान मुझे मौका मिला तो मैंने सोनिया की खबर ली। सोनिया का किस्सा कुछ यूं था कि 1 घंटे बाद वो रसीदें लेकर पोस्ट ऑफिस की तरफ गई थी। फिर रसीदें काउंटर पर दिखाने के बाद उसने कहा था कि वो खुद गोदाम में जाकर वो तस्वीरें निकालना चाहती है। उसके लिए पोस्ट ऑफिस का कारकुन तैयार नहीं, लेकिन सोनिया ने अपनी लच्छेदार बातों से उसको राजी कर लिया कि वो आध घंटा इस गोदाम में गुजारेगी और इसके बाद वापस चली जाएगी। सोनिया ने यही किया। आध घंटा गुजारने के बाद वो वहां से एफल टावर की बड़ी सी तस्वीर लेकर बाहर आ गई। पोस्ट ऑफिस के दरवाजे पर एक बौना सोनिया के इंतजार में खड़ा हुआ था। उसने कहा, यह तस्वीर मुझे दे दो, ये मैं लेकर जा रहा हूँ, वरना लोग तुम्हारा पीछा करेंगे। सोनिया ने कहा, मैंने फ्रेडरिक से वादा किया हुआ है कि मैं ही से यह तस्वीर ले जाकर दूंगी, इसलिए इसे मैं ही ले जाऊंगी। ये कहकर वो आगे बढ़ती हुई अपनी कार के पास आई। फुटपाथ के किनारे कार के करीब पहुंचते उसे पता चला कि वो खतरात में गिर गई है। उसकी कार की पिछली सीट पर 2 आदमी बैठे हुए थे। वो ठिठक गई। वो वापस जाना चाहती थी कि पीछे से एक आदमी ने कहा, मेरी जेब में रिवॉल्वर है, अगर तुम शोर मचाओगी तो मैं बेदरेग फायर कर दूंगा। तुम अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो सीधी तरह कार में बैठ जाओ। सोनिया ने अपने आसपास देखा तो जरा दूर पर 2 शख्स दाएं बाएं खड़े हुए थे।
उनके हाथ भी अपनी जेबों में थे और साफ जाहिर था कि वो अपनी जेबों के अंदर रिवॉल्वर थामे हुए हैं। सोनिया चुपचाप दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। कार में बैठती पिछली सीट पर बैठे हुए आदमी ने रिवॉल्वर की नाल उसकी गर्दन से लगा दी। फिर उससे कहा, अब चुपचाप ड्राइव करती हुई जाओ, जहां हम कहें वहां चलती रहो, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश न करना। अगर तुमने पुलिस वालों को इशारा किया या शोर मचाया तो हम गोली चला देंगे। सोनिया ने चुपचाप गाड़ी को स्टार्ट किया, फिर उनके हुक्म के मुताबिक उसे ड्राइव करती हुई आगे बढ़ाने लगी। वो लोग उसे हदायत दे रहे थे कि गाड़ी को नॉर्मल रफ्तार में आगे बढ़ाती रहे। जब गाड़ी कुछ दूर निकल गई तो फिर एक आदमी ने अगली सीट की तरफ हाथ बढ़ाकर उस एफल टावर की तस्वीर को उठा लिया और अपनी सीट पर आकर उसे उलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने अपने आदमी से कहा, क्या ख्याल है, इसे यहीं खोल कर देख लिया जाए। उसके साथी ने कहा, ठीक है, तुम चाकू से इसका पिछला हिस्सा चाक करके देखो, शायद वो वसीयतनामा उन लोगों ने इसके पिछले हिस्से में छुपा कर रखा हो। सोनिया चुपचाप ड्राइव करती हुई पिछली सीट से आने वाली आवाज़ों को सुन रही थी। उनकी बातें करने की आवाज़ अब खत्म हो गई थी। फिर कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही थी जैसे चाकू से किसी गत्ते को काटा जा रहा हो। पिछली सीट पर बैठा हुआ आदमी तस्वीर के पिछले हिस्से पर लगे हुए गत्ते को काट कर निकाल रहा था। थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ आई, हाँ, एक कागज़ है, देखो ये मिल गया है और ये तय किया हुआ है। लेकिन इतना सा कागज़ वसीयतनामा नहीं हो सकता, ये तो कुछ और है। दूसरे शख्स ने कहा, तुम इसे खोल कर देखो कि यह है क्या। उस आदमी ने खोल कर देखा, उसमें टाइप किया हुआ एक खत रखा हुआ था। वो खत मैरिया को मुखातिब करके लिखा गया था, डियर मैरिया, कुछ ऐसी मुश्किल आन पड़ी है कि मैं अभी तुम्हारा वसीयतनामा तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं भेज सकता। मैं अगले माह पेरिस आने वाला हूं तो अपने साथ वह वसीयतनामा ले आऊंगा। उस वक्त तक इंतजार करो। सुना है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, अपनी सेहत का ख्याल रखो और बाकायदा इलाज कराती रहो। एक माह बाद मैं खुद वसीयतनामा लेकर आ जाऊंगा। फिर कानूनी कार्रवाई के जरिए तुम्हें तुम्हारे हिस्से की दौलत और जायदाद मिल जाएगी। बाकी मुलाकात होने पर बातें होंगी। खुदा तुम्हें खुश रखे, फकत तुम्हारा कानूनी मुशीर। उसे पढ़ते उसने मुट्ठी में खत को भींचकर झिल्लाते हुए कहा, नॉनसेंस, इसको कहते हैं कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हम इतने दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे और इसके लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले, लेकिन हमें क्या मिला? यही खत का एक टुकड़ा। लानत है इस खत पर। यह कहकर उन्होंने तस्वीर को अपने कदमों तले डालकर अपने पैरों से रौंद डाला। फिर सोनिया को हुक्म दिया कि वो गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी कर दे। सोनिया ने उनके हुक्म की तामील की। गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई और वो दोनों पिछली सीट से उतरकर जोरदार आवाज में दरवाजे को बंद करते हुए फुटपाथ पर चले गए। सोनिया ने फौरन ही गाड़ी स्टार्ट की, फिर वहां से तेज रफ्तारी से बढ़ाती हुई अस्पताल की तरफ जाने लगी। अब वो मक्कारी से मुस्कुरा रही थी। सोनिया के अस्पताल पहुंचने से पहले यह खबर पहुंच गई थी कि उसे दुश्मनों ने घेर लिया है और शायद उसे धमकियां देते हुए अपने किसी अड्डे की तरफ ले जा रही हैं। जब वो अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर फ्रेडरिक खुशी से खिल गया। मैरिया भी खुश होकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने पूछा, क्या हुआ, क्या दुश्मनों ने घेर लिया था? हाँ, घेर लिया था और उन्होंने उस तस्वीर को फाड़ डाला है। उसको पीछे से काटकर वही कागज़ निकाला है जो मैं यहाँ से टाइप करके ले गई थी। मैरिया ने पूछा, तुमने वो टाइप किया हुआ कागज़ तस्वीर के पीछे कैसे रखा? सोनिया ने जवाब दिया, मैं यहाँ से अपने पर्स में एक छोटी सी हथौड़ी ले गई थी। असल मसला गोदाम में कुछ वक्त गुजारना था। गोदाम का इंचार्ज इस बात के लिए राजी नहीं हो रहा था। मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे राजी किया और गोदाम में जाकर सबसे पहले मैंने हथौड़ी के जरिए तस्वीर के पिछले हिस्से को खोला। वहाँ वसीयतनामा रखा हुआ था। वो वसीयतनामा निकालकर टाइप किया हुआ कागज़ वहाँ रख दिया। फिर कागज़ को जूं का तूं कीले ठोंकने के बाद उसे पहले जैसा तैयार कर दिया। इसके बाद मैंने अपने सैंडल की कीलें निकाली और फिर वसीयतनामे को तय करके दोनों सैंडलों के तले में रख दिया और फिर दोबारा कीलें ठोंक दी। अब दोनों सैंडलों के तलों में वो वसीयतनामे छुपे हुए हैं। बोने डॉक्टर फ्रेडरिक ने उससे कहा, सोनिया, तुमने वाकई जहानत का सबूत दिया है। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तुम ऐसी चाल चलोगी। सोनिया ने कहा, इसीलिए मैंने मोहतात होकर पहले से हर तरह की प्लानिंग कर ली थी। मैंने सोचा अगर उन्हें शुबा होगा, वो टाइप किया हुआ कागज़ मैंने रखा है, तो वो लोग मेरी तलाशी लेंगे, गाड़ी की भी तलाशी लेंगे, फिर वो वसीयतनामा कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेंगे। लेकिन उनका ध्यान सैंडल के तले की तरफ नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने इनके सोल में वसीयतनामे को छुपा दिया। मैरिया ने कहा, इस वसीयतनामे को अब निकालो, मैं इसे देखने के लिए बेचैन हूँ। पहले मेरे लिए एक जोड़ा सैंडल मंगवाओ और मेरे 50,000 मुझे वापस कर दो। मैं ये सैंडल तुम्हें देकर चली जाऊंगी, फिर तुम इसे खोलकर वसीयतनामे को देखती रहना। डॉक्टर फ्रेडरिक ने कहा, तुम्हारे $50,000 यहाँ रखे हुए हैं, तुम अभी यहाँ से ले जा सकती हो। रही तुम्हारे नए सैंडल की बात, तो मैं अभी बाजार से मंगवाई देता हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर जाना चाहता था। उसी वक्त अचानक ही एक शख्स दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। सोनिया ने पूछा, कौन हो तुम? उसने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर फ्रेडरिक मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं अस्पताल का कंपाउंडर हूँ। जब से मैरिया इस अस्पताल में आई है, मुझे ये ड्यूटी सौंप दी गई थी कि मैं यहाँ की हर बात सुनने की कोशिश करूँ और मैरिया के कज़न तक वो बातें पहुँचाऊँ। अभी मैं सुन रहा था, पता चला कि इस औरत ने कितना बड़ा फ्रॉड किया है। वसीयतनामे को अपने सैंडल के तले में छुपा कर लाई है। अगर तुम सब अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो वो सैंडल मेरे हवाले कर दो। सोनिया ने कहा, अगर मैं तुम्हें सैंडल उतार कर दूंगी तो नंगे पाँव हो जाऊंगी और मैं नंगे पाँव रहना नहीं चाहती। बकवास मत करो, फौरन ही सैंडल उतार कर दो, वरना मैं गोली मार दूंगा और तुम्हारी लाश के पाँव से वो सैंडल्स खोल कर ले जाऊंगा। सोनिया कुर्सी पर बैठी हुई थी, वहां से झुककर अपने सैंडल उतारने लगी।
रिवॉल्वर वाले ने धमकी दी, खबरदार कोई चालाकी नहीं दिखाना, मैं बहुत मोहतात हूँ। अगर तुमने कोई भी हरकत मेरी मर्जी के खिलाफ की तो मेरे रिवॉल्वर से बेदरेग गोली चल पड़ेगी, फिर मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहरा जा सकूंगा, इसलिए कि ये मौत तुम्हारी बुलाई हुई होगी। सोनिया समझ रही थी कि वह सचमुच बहुत ज्यादा मोहतात होकर खड़ा हुआ है और उसकी कोई चालाकी काम नहीं आएगी। फिर यह कि रिवॉल्वर वाले से वो जरा फासले पर थी, हाथ पांव चलाकर उस पर हमला करके उससे रिवॉल्वर छीन नहीं सकती थी। जितनी देर में वो उसके करीब पहुंचती उतनी देर में गोली चल जाती। उसे मजबूर होकर दोनों सैंडलों को उतारकर उसके आगे फेंक देना पड़ा। दोनों सैंडल उस रिवॉल्वर वाले के कदमों के पास पहुंच गई। अब वो उन्हें झुककर उठाना चाहता था। वो मोहतात होकर आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगा। बस उसी वक्त उसे यूं लगा जैसे जलजला आ गया है। पीछे से एक बौना उसकी दोनों टांगों के दरमियान घुस गया। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका, पीछे की तरफ उलटकर फर्श पर चित हो गया। उसी लम्हे दूसरे बौने ने छलांग मारी और उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर आकर बैठ गया। फिर उसने इतनी जोर से उसकी कलाई को दांतों से काटा कि उसकी चीख निकल गई और रिवॉल्वर उसके हाथों से छूटकर गिर पड़ा। बौने ने उस रिवॉल्वर को उठाकर सोनिया की तरफ उछाल दिया। इतनी देर में गिरने वाला एकदम से तड़प कर उठ गया। जितनी देर में सोनिया रिवॉल्वर उठाती उतनी देर में वो शख्स वहां से उठा और दोनों सैंडलों को उठाकर भाग जाना चाहता था, लेकिन जल्दबाजी में उसके हाथ सिर्फ एक सैंडल लगा और वह इस एक सैंडल को लेकर भागता चला गया। सोनिया रिवॉल्वर उठाते ही उसका ताक़ुब करने लगी। बौने भी उसके पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन वो छोटे छोटे कदमों से उसकी तरफ दौड़ नहीं सकते थे और ना ही उसे पकड़ सकते थे। सोनिया उसके करीब पहुंच रही थी। उसी वक्त वो सैंडल उठाए बालकनी में पहुंच गया। तीसरी मंजिल से वो छलांग नहीं लगा सकता था, लेकिन उसने बालकनी से झुककर सैंडल को नीचे फेंकते हुए चीख कर कहा, इस सैंडल को महफूज कर लो, इसमें वो वसीयतनामा छुपा हुआ है। दुश्मनों को मैरिया की दौलत का लालच था और बोनो को मैरिया की जरूरत थी, ताकि वो डॉक्टर फ्रेडरिक से शादी करके बोनो की बरादरी में ऊंचे कद के बच्चे पैदा कर सके। वो हर हाल में मैरिया को डॉक्टर फ्रेडरिक के लिए हासिल करना चाहते थे, इसलिए मैरिया के मुफाद की खातिर जद्दोजहद कर रहे थे। बोनो की बरादरी के ना जाने कितने ही लोग इस अस्पताल का मुहासरा किए रहते थे और वहां इधर उधर उसकी निगरानी के लिए फैले रहते थे। सोनिया ने जब नीचे झांक कर देखा तो वो सैंडल नीचे जाकर गिरा था और एक शख्स उसे उठा रहा था। उसी वक्त एक बौने ने छलांग लगाकर सैंडल उठाने वाले के मुंह पर ठोकर मारी तो वो दूसरी तरफ उलट गया। फिर वो बौना सैंडल उठाकर भागने लगा। सोनिया नंगे पांव खड़ी हुई थी और उसका एक सैंडल हाथों हाथ इधर से उधर हो रहा था। वो बौना सैंडल को लेकर भाग रहा था। अचानक ही किसी ने उसके मुंह पर ठोकर मारी। बौना उलटकर पीछे की तरफ गिर पड़ा। फिर एक झटके से किसी ने उसके हाथ से सैंडल छीना। अब एक ऊंचे कद वाला वो सैंडल लेकर एक कार की तरफ भागता जा रहा था। पांव की एक जूती जिंदगी और मौत का मसला बनकर रह गई थी। वो लंबे कद वाला दौड़ता हुआ अस्पताल के हाथे के पार खड़ी हुई एक कार की तरफ जा रहा था। अचानक ही एक तरफ से चार बौने झपट पड़े। चारों ने बैक वक्त उस पर छलांग लगाई और उसके कदमों से लिपट गए। वो दौड़ने वाला अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और लड़खड़ाकर औंधे मुंह गिर पड़ा। औंधे मुंह गिरते उसने देखा कि वो सैंडल उससे छीन लिया जाएगा, तो उसने हाथ को जोर से घुमाकर सैंडल को बुलंदी पर उछाल दिया। वो सैंडल बुलंदी से उछलता हुआ अस्पताल के हाथे से बाहर फिजा में उड़ता हुआ गया। उसी वक्त एक ट्रक उस सड़क पर से गुजर रहा था। वो सैंडल उस ट्रक के अंदर पहुंच गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक सैंडल के साथ ये तमाशा हो जाएगा। इस सैंडल को एक ट्रक के अंदर जाते हुए सभी ने देखा था। अब वो लोग एक दूसरे से लड़ना भूल गए और सब अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ दौड़ने लगे ताकि उस ट्रक का पीछा किया जा सके। बौने बेचारे इस काबिल नहीं होते कि गाड़ी ड्राइव कर सकें, क्योंकि उनके पांव सीट पर बैठने के बाद पैडल तक नहीं पहुंच सकते। लिहाजा उन्होंने बड़े कद के ड्राइवरों को मुआवजे पर रखा हुआ था। वो लोग भी अपनी अपनी कारों में आकर जल्दी से बैठ गए। फिर सोनिया ने ऊपर बालकनी से देखा, एक साथ चार कारें आगे पीछे दौड़ती हुई अस्पताल के हाथे से बाहर निकल रही थीं। जब वो नजरों से ओझल हो गई तो सोनिया ने अपने पास खड़े हुए उस शख्स को एक उल्टा हाथ रसीद करते हुए पूछा, तुमने सैंडल को क्यों उठाया था? मैं नंगे पांव हो गई हूं। अब मैं तुम्हारे कांधे पर सवार होकर इधर से उधर जाऊंगी। वह शख्स जवाबन हमला करना चाहता था, लेकिन सोनिया ने उसे मुसलसल लातों और कराटों पर रख लिया, उसका हुलिया बिगाड़ दिया। फिर उसको बालों से पकड़कर एक तरफ झटका दिया तो वो औंधे मुंह गिर पड़ा। इसके बाद उसने एक ठोकर मारते हुए कहा, मैरिया के कमरे में चलो, वरना मैं तुम्हें मार मार कर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दूंगी। वह तकलीफ से कराते हुए उठने लगा। दो बौने उसे धक्का देते हुए मैरिया के कमरे तक ले आई। वहां डॉक्टर फ्रेडरिक सोनिया के दूसरे सैंडल को खोलकर उसके तले से वसीयतनामा निकाल चुका था। उसने बताया कि सैंडल में वसीयतनामे के आखिरी दो हिस्से रखे हुए थे। वसीयत के आखिर में मैरिया के बाप के दस्तखत थे। इसके अलावा मैरिया के वकील और डॉक्टर के भी तस्दीकी दस्तखत मौजूद थे। सोनिया ने उन्हें देखने के बाद कहा कि वह वसीयत 4 सफ़ात पर मुश्तमिल थी। मैंने 2 सफ़ात को तय करके एक सैंडल में और बाकी 2 सफ़ात को तय करके दूसरे सैंडल के तले में छुपा दिया था। जो शख्स ये सैंडल लेकर भागा था उसमें वसीयत के पहले 2 हिस्से यानी पहले 2 सफ़ात रखे हुए थे। जब तक वो नहीं मिलेंगे उस वक्त तक ये वसीयत मुकम्मल नहीं होगी, और जो लोग इस वसीयत के अगले 2 सफ़ात ले जाएंगे उनको भी इस वसीयत से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा उठाने के लिए वसीयत मुकम्मल होनी चाहिए। डॉक्टर फ्रेडरिक ने कहा, इस आदमी को अब मारना फजूल है। वो सैंडल हाथ से निकल चुका है। अब देखना यह है कि वो किसके हाथ रखता है। हमारे बौने बरादरी के लोग बहुत चाको चौबंद रहने के आती हैं। वो उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे, या तो अपनी जान दे देंगे या वो सैंडल वापस लेकर आएंगे। सोनिया ने कहा, जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारी शरारतें मैरिया के उस कज़न हार्डी की तरफ से हो रही हैं।
बेहतर अब यही होगा कि मुझे हार्डी का पता बताया जाए। मैं उसे दो दो हाथ करूंगी। अगर सैंडल उसके पास पहुंचेगा तो मैं अपना सैंडल वहां से ज़रूर वापस लाऊंगी। डॉक्टर फ्रेडरिक ने कहा, अभी ज़रा आराम से बैठो और देखती जाओ कि क्या होता है। हमारे पास अभी इतला पहुंचेगी कि वो सैंडल हासिल हो चुका है या नहीं। ये सोनिया और उसके सैंडल का किस्सा था जो मैंने मालूम किया था। मैं उस वक्त उसके दिमाग में पहुंचा था जब वो डॉक्टर फ्रेडरिक और मैरिया के पास कमरे में बैठी हुई इंतजार कर रही थी कि उस सैंडल के मुत्तलिक कोई इतला उसे मिलेगी। मैंने फिलहाल उसे वहीं इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। मैं गुसल खाने से बाहर आकर लिबास बदल चुका था। चूंकि आधी रात को समुंदर के साहिल पर पहुंचना था और नासिर पाशा का मुहासबा करना था, इस मुनासबत से मैंने स्याह पतलून और स्याह बुनियान पहन ली थी। और चूंकि अभी शहनाज के साथ किसी क्लब में जाना था, इसलिए मैंने ऊपर से सफ़ेद कोट पहन लिया। वो कोट भी ऐसा था जिसको उलटकर पहनने से स्याह हो जाता। मैं पूरी तरह तैयार होकर जब ड्राइंग रूम में आया तो सोनिया ने मेरे लिबास को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, ये तुमने स्याह लिबास क्यों पहना है? मैंने कहा, लिबास स्याह भी है और सफ़ेद भी है, तुम्हें एतराज़ ना हो इसलिए मैंने सफ़ेद कोट पहन लिया है। क्या क्लबों में ऐसा लिबास नहीं चलता? चलता होगा, मगर मुझे ये अच्छा नहीं लगता। कोई बेहतरीन सूट पहनकर चल सकते हो तो चलो, वरना मैं जा रही हूँ। उस लम्हे ख्याल आया कि मैं शहनाज के साथ किसी क्लब में ना जाऊं तो अच्छा है। पता नहीं वहां कितना वक्त गुजर जाएगा, फिर मैं साहिल की तरफ नहीं जा सकूंगा। ये सोचकर मैंने कहा, ठीक है, मेरा कोई खास मूड नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। ये सुनकर वह गुस्से से बोली, ये कहने से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे साथ नहीं जाना चाहते? क्या मैं इस काबिल नहीं हूं? क्या तुम मेरी तौहीन कर रहे हो? तुम बहुत मगरूर और बदमजाज हो। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता, मैंने अपने मूड की बात कही है। वैसे तुम जो समझना चाहो समझ कर चली जाओ, मुस्कुराकर रुखसत हो जाओ या गुस्से से निकल जाओ, मेरे लिए अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बातों पर उसे और भी गुस्सा आया। वो नफरत से मुझे देखती हुई पांव पटकती हुई ड्राइंग रूम से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद मैं इत्मीनान से एक सोफे पर बैठकर सिगरेट सुलगाने लगा। मुझे भी थोड़ा वक्त वहां गुजार कर अपनी उस मुहिम के लिए रवाना होना था जिसका ताल्लुक किसी परफ्यूम आइलैंड यानी खुशबू के जजीरे से था। पता नहीं वो जजीरा कैसा होगा और वहां क्या होता होगा, और उसे राज में रखने के लिए मुजरिमों ने कैसे कैसे तरीके इख्तियार किए होंगे। वहां यकीनन मुसल्लम मुहाफिज इतने होंगे जैसे कोई छोटी सी फौज होती है। उस फौज के दरमियान से गुजरकर मैं खुशबू के जजीरे में पहुंचना चाहता था, और ये यकीनन एक खतरनाक कदम था जो मैं उठा रहा था। और अगर ये कदम ना उठाता तो मेरे मुल्क की वो बहनें और बेटियां जो आए दिन स्मगल हो रही थी, मैं उनको रोक नहीं सकता था। अगर 2-4 को या 10-12 को जैसे कि आज मैंने रोक दिया था तो इससे कभी बात ना बनती। उस खुशबू के जजीरे में जो खतरनाक गिरोह काम कर रहा था, वहां जो तंजीम थी उसे जड़ से उखाड़ना बेहद जरूरी था। सिगरेट के चंद कश लगाने के बाद मैं मम्मी के पास पहुंच गया। वो रात का खाना खा रही थी। मैंने कहा, हेलो मम्मी, खाना कैसा है? वो मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारी आवाज़ सुनकर खाना लजीज हो गया है। कहो कहाँ हो और क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं इस वक्त एक अहम मुहिम पर रवाना होने वाला हूँ। यहाँ चंद ऐसे बुर्दा फरोश हैं जो मेरे मुल्क की मासूम लड़कियों को वर्गला कर या ब्लैकमेल करके समुंदर पार भेजती हैं। मैं ऐसे लोगों को नीस्त नाबूद कर देने का अहद कर चुका हूँ। इसके लिए मैं अभी उनके एक अड्डे की तरफ जाने वाला हूँ। उन्होंने ममता भरे लहजे में कहा, बेटा, तुम ख्वामखा दूसरों के मामलात में इतनी दिलचस्पी लेते हो, माना कि तुम्हारे अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा है। अपने मुल्क की बहू बेटियों को तबाह बर्बाद होते नहीं देख सकते, लेकिन तुम क्या क्या नहीं देख सकोगे। इस दुनिया में बहुत से जुराइम होते हैं, तुम्हारे मुल्क में भी जुराइम की बेशुमार मिसालें मिलेंगी। तुम कहाँ कहाँ तक खुद को उलझाओगे? मेरा मशवरा है कि खुद को खतरात से दूर रखो। मैंने कहा, मैं आपके मशवरे पर गौर करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं जो अहद कर चुका हूं उसे पूरा करना चाहता हूं। आपकी सिर्फ दुआएं चाहिए। मेरी दिली दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं तो यूं ही समझ लो रस्मी तौर पर तुम्हें समझाने का फर्ज अदा कर रही हूं, वरना मैंने तुम्हारा जायचा बनाकर देखा है, तुम्हारे पाँव में चक्कर है। तुम कहीं एक जगह टिक कर नहीं रह सकते। मालूम होता है कि कराची से भी कहीं दूर जाने वाले हो। अब मैं नहीं समझ सकती कि कितनी दूर जाओगे, मगर जाओगे और आओगे, फिर जाओगे और फिर आओगे। सितारे यही कहते हैं। मम्मी, आपने अब तक जितनी भी पेशन गोइयाँ की थीं वो सब दुरुस्त साबित होती रही हैं। आपने इस इलम में कमाल हासिल किया है। अब अगर आपका ये इलम कह रहा है कि मैं लंबे सफ़र पर जाने वाला हूँ, तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि मेरी आज की मुहिम बहुत दूर तक जाएगी और मैं यकीनन उस खुशबू के जजीरे में पहुँचूंगा। और जब आपका इलम ये कहता है कि मैं वापस आऊँगा, तो यकीनन वहाँ कितने ही खतरात क्यों ना हो, मैं वापस आऊँगा। मगर एक बात है बेटे, इसे अच्छी तरह याद रखना, पेशन गोइयों के बावजूद सितारे अपनी चालें बदलते रहती हैं। यही वजह है कि कभी कभी माहिर नजूमियों की पेशन गोइयों के बावजूद उनकी बातें झूठ हो जाती हैं और हालात कुछ से कुछ हो जाती हैं। तुम अगर किसी खतरनाक मुहिम के लिए रवाना हो रहे हो तो मुकम्मल तौर पर मेरी पेशन गोइयों पर भरोसा न करना। हो सकता है कि दूसरे चंद लम्हों के बाद सितारे अपनी चाल बदल दें और मैंने जो कहा है उसके बरक्स कोई बात हो जाए, तो तुम इस खुशफहमी में ना रहना कि मम्मी की पेशन गोइयाँ दुरुस्त होती हैं और तुम खतरात से निमट कर सही सलामत वापस आ सकते हो। वैसे मेरी दुआ है कि तुम्हें ज़रा सा भी कोई नुकसान ना पहुंचे, तुम्हारे दुश्मन बर्बाद हों। यह दुआ मेरे लब पर हमेशा रहेगी। मैंने कहा, अब आप रोमाना के सिलसिले में पेश गोई करें। रोमाना? उन्होंने हैरानी से पूछा। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। रोमाना मेरे जहन पर इस तरह छाई हुई थी कि मेरे लब पर, मेरी सोच में और मेरे दिमाग में सिर्फ रोमाना का ही नाम आता था। पौमी का नाम मैं भूल जाता था, हालांकि मुझे पौमी कहना चाहिए था। फिर मैंने जल्दी से कहा,
मेरा मतलब है आप पौमी का जायचा बना चुकी होंगी, कुछ उसके बारे में बताएं। उन्होंने जवाब दिया, वो लड़की मगरूर है मगर बहुत ज़हीन है, वो इंतहा पसंद है मगर बहुत ही चालाक और हाजिर दिमाग है। जिस चीज़ के पीछे पड़ जाएगी उसकी इंतहा तक पहुँच कर दम लेगी। तुमने बताया था कि वो जूडो, कराटे और फाइटिंग के दूसरे दावपेच सीख रही है, तो मैं अभी से पेशन गोई कर दूं कि उसमें मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़्यादा है। वो सीखती रही और अपने मुस्तकिल मिजाजी से काम लेती रही तो वो इंतहाई खतरनाक फाइटर बनकर उभरेगी। मुझसे कब मुलाकात होगी? तुमसे शायद मुलाकात ना हो सके। क्या मतलब? आप तो दिल तोड़ने वाली पेशन गोई कर रही हैं। मैं जो कुछ कहती हूँ मैं नहीं कहती, सितारे कहती हैं। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे और पौमी के सितारे आपस में खूब मिलते हैं, लेकिन उन सितारों की चालें बदलती रहती हैं। अभी तुम दोनों के सितारों के दरमियान इतनी बड़ी रुकावट आयल है कि मैं सही तौर पर पेशन गोई नहीं कर सकती कि तुम दोनों कब एक दूसरे से मिलोगे। मालूम होता है कि तुम दोनों की मुलाकात के लिए अभी एक तवील अरसा गुजरेगा, तब कहीं जाकर उसके और तुम्हारे सितारे आपस में टकराएंगे। मम्मी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जब चाहूँ बर्मा जाकर पौमी से मिल सकता हूँ। मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, मेरे ज़राए महदूद नहीं है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, तुम दुरुस्त कह रहे हो, तुम्हें दुनिया में शायद कोई नहीं रोक सके मगर तकदीर रोकेगी। सुना है कि तकदीर इंसान की अपनी मुट्ठी में होती है। फिर क्या मेरी तकदीर मेरी मुट्ठी में नहीं होगी? यकीनन हो सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि वही अमल करो जो तुम्हें उस अमल के मखसूस नतीजे तक पहुंचा सके। मसलन तुम पौमी तक जाना चाहते हो तो पौमी तक जाने के लिए तुम्हें दूसरी मसरूफियात को तर्क करना होगा। तुम्हें किसी के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेनी होगी। अगर तुम बर्मा आना चाहते हो तो तुम्हें अभी अपने लिए किसी त्यारे की सीट बुक कराना होगी। हो सकता है कि तुम्हें उस त्यारे में सीट ना मिले, 2-4 रोज़ के बाद मिले। फिर 2-4 रोज़ तक तुम्हें खामोश बैठे रहना होगा। किसी के मामले में दिलचस्पी लोगे तो उलझते जाओगे और पौमी तक नहीं पहुंच सकोगे। इस वक्त भी तुम दूसरे मामलात में दिलचस्पी लेते हुए एक खतरनाक मुहिम पर रवाना हो रहे हो। क्या पौमी के पास जाने के लिए उस खतरनाक मुहिम पर जाने से बाज आ सकते हो? मम्मी के सवाल का जवाब मेरे पास यही था कि मैं उस खतरनाक मुहिम पर जाने से बाज नहीं आ सकता, इसलिए कि जो काम मैंने शुरू किया उसे अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता और अपने अहद से फिर नहीं सकता। मम्मी दुरुस्त कह रही थी कि हम अपनी हरकतों से अपनी तकदीर बनाते हैं। मैं जो हरकत करने जा रहा था उससे जो मेरी तकदीर बनने वाली थी, पता नहीं वो मुझे कहाँ से कहाँ ले जाती। फिर मैं पौमी की तरफ परवाज करना चाहता था। सच है कि किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, अपनी हरकतों पर काबू पाना पड़ेगा और मैं जो कुछ करने जा रहा था उस पर काबू नहीं पा सकता था, उससे बाज नहीं आ सकता था। मैंने मम्मी से कहा, आप दुरुस्त कहती हैं, मैं फ़िलहाल पौमी की तरफ नहीं जा सकता। मम्मी ने कहा, फ़िलहाल ना कहो, एक अरसा लगेगा, बल्कि साल तक तुम मुझसे नहीं मिल सकोगे। ये मेरी पेशन गोई है। अगर सितारे अपनी चाल ना बदल सके तो मेरी पेशन गोई अपनी जगह कायम रहेगी और तुम 1000 कोशिशों के बावजूद पौमी को देख नहीं सकोगे। काश कि मैंने इस मुहिम पर जाने का मंसूबा ना बनाया होता, फिर तो मैं बासानी इसी वक्त या दूसरे दिन रंगून के लिए रवाना हो जाता। वहाँ पौमी को देख भी लेता और रसवंती की बीमारी में भी काम आ जाता। लेकिन मैं इरादा कर चुका था, मुझे नासिर पाशा का मुहासबा करने के लिए वहाँ जाना था। इसलिए तस्लीम करना पड़ता है कि सितारे अपनी चाल चलते हैं और जब वो चाल चलते हैं तो इंसान की तकदीर बनती जाती है। मैंने मम्मी को रंगून के उस अस्पताल का पता बताया जहाँ रसवंती ज़ेरे इलाज थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप रसवंती की तीमारदारी कर सकती हैं? अगर उसका कुछ ख्याल रख सकती हैं तो फिर रोज़ाना अस्पताल में उससे मुलाकात करती रहें या फिर अपने पास लाकर उसका इलाज कराएं। मम्मी ने कहा, जिस अस्पताल का नाम तुम ले रहे हो वो रंगून का बहुत बड़ा अस्पताल है और वहाँ बड़ी तवज्जो से इलाज होता है। वहाँ यकीनन वो बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाएगी। मैं उसे घर बुला कर रखूँगी तो यहाँ डॉक्टर वक्त पर नहीं पहुँच सकेंगे। मैं चाहता हूँ कि रसवंती खुद को तन्हा और लावारिस ना समझे। तुम इत्मीनान रखो, मैं उसे ऐसा महसूस नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ उसकी माँ बनकर रहूँगी और पूरी तरह उसकी देखभाल करूँगी। मैंने रिस्ट वॉच में वक्त देखा, फिर थोड़ी देर मम्मी से बातें करने के बाद उनसे रुखसत हो गया। रात के खाने का वक्त हो चुका था, लेकिन मैंने पेट भरकर खाना नहीं खाया। हल्का सा नाश्ता किया और 1 कप कॉफ़ी पी। इसके बाद सामी को अपनी गोद में उठाकर निकल गया। वहाँ से मैं सीधा मुराद दादा के पास पहुँचा। वो मेरा मुंतजिर था। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक टैक्सी का बंदोबस्त किया है। वो टैक्सी तुम्हें साल के किनारे उस इमारत तक पहुँचा देगी। इसके अलावा और कोई मेरे लायक खिदमत हो तो बता दो। मैंने कहा, बस मैं इसीलिए आया था कि मुझे वहाँ तक पहुँचाने का इंतजाम हो जाए। मुराद दादा ने कहा, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं तुम्हें अकेले जाने दूँ। क्या हर्ज अगर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? मैं बिल्कुल तन्हा जाना चाहता हूँ और तुम्हें तो कभी मैं अपने साथ नहीं ले जाऊँगा, इसलिए कि तुम पर बीवी बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं। दूसरी बात यह कि जो लड़कियाँ आज हम लेकर आए हैं उन्हें उनके घरों तक पहुँचाना बहुत बड़ी नेकी है और ये नेकी तुम करोगे। फिर मैंने सामी को प्यार से सहलाते हुए कहा, मेरी जान, अब तो मुराद दादा के पास रहोगी। मैं वापस आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। अभी जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम्हारा काम नहीं है और तुम्हें वहाँ तन्हा मेरे साथ जाना भी नहीं चाहिए। मैं इधर से उधर भटकता रहूँगा। तुम साथ रहोगी तो तुम्हारी फिक्र भी मुझे रहेगी, लिहाजा तुम यहीं रहो। सामी म्याऊं म्याऊं कर रही थी, मुझसे लिपट रही थी, मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने उसे अच्छी तरह समझाकर, सहलाकर, फुसलाकर उसे मुराद दादा के हवाले कर दिया। फिर वहाँ से एक टैक्सी में बैठकर रवाना हो गया। टैक्सी के जरिए 2 घंटे का सफ़र था। ये 2 घंटे गुजारने के लिए मैं सोनिया के पास पहुँच गया।